कुछ कमेंट्स अभी देखा यूट्यूब पे, लोग कह रहे थे कि मुझे पिछली बार 97 मिला था, इस बार कम मिला एंड सो ऑन। मेरा एक दोस्त है, मनीष, जानते ही होगे, साथ में भी काम करता है, पीएससी इंटरव्यू उसने भी दिया है। कल आया था घर पे, बोल रहा था कि बकवास है, यूपीपीसीएस का सर कोई ट्रेंड नहीं होता। मैं बोला क्यों? बोला मनीष ने खुद यूपीएससी में अच्छा स्कोर किया था, जीएस 3 में, उसको यूपीपीसीएस में खराब मार्क्स मिले थे। ऐसे बहुत सारे उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं। जो जैसे श्रेय है हमारे टीम मेंबर, उनको सीटीओ मिला है, क्योंकि श्रेय ने 2 यूपीएससी इंटरव्यू बैक टू बैक दिया है, 24 और 25 का। ही इज ऑल्सो IIT। ऐसे बहुत मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल को देखने के बाद में मन एक तरफ मेरा, अब मैं इस विषय को पढ़ाने वाला हूँ 1 महीने 30-35 दिन। आपको मैं 35 दिन शायद 50 घंटे 60 घंटे या 70 घंटे पढ़ाने वाला हूँ। और उस 70 घंटे में अगर मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं तुम्हारा भला कर सकता हूं, तो तुम्हें क्या कॉन्फिडेंस रहेगा? अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति वैसे भी हार जाएगा। जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अच्छा एक आरटीआई का कॉपी भी किसी ने भेजा कल, 25 कॉपियां पर डे चेक करने के लिए दी जाती। अगर ऐसा है तो न्याय तो कभी हो नहीं सकता। जरा इसको एक लात मारो इधर से। तो न्याय तो नहीं हो सकता। अगर 25 कॉपी पर डे चेक की जाती हैं तो बकवास। क्योंकि मुझे अग्नि परीक्षा के बच्चों की कुछ कॉपी दी गई है, 2 बच्चों की, मैं नहीं चेक कर पाया हूं अब तक। चेक करना होता तो मैं उठा के फेंक देता रिमार्क्स देके, बट मैंने सोचा उनको बुला के बैठा के गूगल मीट पे के सामने उनको बताऊं, कुछ तो 1 इंच भी इंप्रूव कर ले जाए, तो मैं समझूंगा उनकी कॉपी मैंने चेक की, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। उनके सामने थोड़ा AI का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा। अगर मुझे पढ़ने में समय लगता है इतना, तो एग्जामिनर नहीं पढ़ता है फिर। तो एक बात हम सब मान लें ठीक से, एग्जामिनर कॉपी आपकी नहीं पढ़ता है। अब ये सच स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा होगा। 25 कॉपियां मतलब 500 सवाल। एक सवाल आपको लिखने में 7 मिनट जाते हैं, पढ़ने में एवरेज 4 से 5 मिनट जाते हैं। 500 सवाल में लगेंगे उसको 2000 मिनट, लगेंगे ना? 2000 मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम 30 घंटे। क्या 30 घंटे 24 घंटे में काम करता है वो? बेसिक है, कॉमन सेंस है। नहीं करता है, मतलब वो नहीं पढ़ता है। ये बात समझ में आ गया। फिर मुझे यूपीएससी याद आता है, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी मुझे GS 3 में आई थिंक 90 में ही मार्क्स मिले थे। तो इधर तो खैर अच्छी रैंक नहीं आई, लेकिन यूपीएससी में मुझे अच्छे मार्क्स कंसिस्टेंटली मिले। मीन्स यूपीएससी में थोड़ा फेयरनेस मुझे ऐसे लगता है अब भी है मार्किंग में। जीएस में, ऑप्शनल में तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि ऑप्शनल का ट्रेंड है, कुछ विषय बचरिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट कई बार ऊपर जाते हैं, तो जिसका जैसा भाग्य रहा। बट जीएस में आज भी अगर ठीक ठाक लोग लिखते हैं, किस्मत तो किसी के साथ भी खेल सकती, तो यूपीएससी में नंबर मिल जाते हैं। अब इन सब बातों को समेट करके एक निष्कर्ष जो निकल रहा है कि भैया आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप अच्छा लिखेंगे तो भी, ये बात मान के चलो। ये मान लेते हैं ना एक प्रोबेबिलिटी, सबसे वर्स्ट प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा, प्रीलिम के बाद मैं तुमको यही डांट डांट के लिखवा दूंगा, इंप्रूव करवा दूंगा, उसके बाद भी मान लो नंबर नहीं मिलता, एक सपोज। और इसका उदाहरण आप अपने सामने देखते हैं। मुझे क्रिटिसाइज किसी को करने की जरूरत नहीं है, बट हमारे ही इतने सारे टॉपर्स हैं, तो जानता हूं ना कितने पानी में अपने स्टूडेंट। लेकिन अब मैं कहूंगा नहीं, अपने बच्चे हैं तो फिर तो ये सच आप स्वीकार कर लिया। आगे करें क्या? क्या रोना रोते रहे, कमेंट खेलते रहे, जहां जहां देखें कि मैंने अच्छा लिखा था फिर भी नहीं मिला, आरटीआई देखो मेरी कॉपी देखो, ब्ला ब्ला ब्ला, हाउ आई स्कोर्ड 90 मार्क्स इन यूपीएससी, आई गॉट ओनली 16 यूपीपीसीएस। क्या रोना रोते रहे? मुझे तो अन्याय मेरे साथ यूपीपीसीएस में नहीं हुआ सामान्यतः, क्योंकि मैंने जो यूपीपीसीएस में 3 अटेम्प्ट दिए, एक तो प्रीलिम ही फेल हो गया था। मुझे बाद में ऑप्शनल में भी लगभग हाईएस्ट मिला, सत्ता को 223 मिला था, लिटरेचर में मुझे 216 मिला था, और जीएस में भी मुझे अच्छा ही मिला। तो मुझे, मेरे साथ तो इंजस्टिस नहीं हुआ, बाकियों के साथ मुझे नहीं पता। लेकिन जो ट्रेंड सेट है उस हिसाब से हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी कॉपी नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि 25 कॉपी एक दिन में चेक करना लगभग इम्पॉसिबल, लगभग क्या इम्पॉसिबल है। इसको मान करके हम स्ट्रेटजी बनाते हैं GS 3 की। GS 3 में नंबर नहीं आया, GS 3 में नंबर नहीं है, 35% 37% मार्क्स, यानी एवरेज लोगों को 70 नंबर मिल रहा है, कुछ को इससे भी कम मिला होगा, कुछ को इससे ज्यादा मिला होगा। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये है,
जो बहुत साधारण स्ट्रेटेजी है। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, खेल में आप कहीं है ही नहीं, तो आप उतना कर लो जो आपके हाथ में, और वो है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अब कंट्रोलेबल्स क्या है? कल मैं खुद चिंतित हो गया उस पे कमेंट्स देख करके और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज देख करके। चिंतित इसलिए हो गया क्योंकि GS3 मुझे लगता है कि मैं पर्सनली बहुत इंप्रूव करवा सकता हूँ। एक घमंड किस्म का भाव रहता है। जो टॉपर्स हैं वो कहते हैं कि मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो डराता है कि बहुत मेहनत किया, नंबर नहीं आया तो फिर मैं खुद भी टूटूंगा। तो पहला, सबसे पहले, आज के बाद हम ये रोना नहीं रोएंगे। जो नंबर कम आया है, जो पनौती है, नंबर नहीं मिलता, आज के बाद हम रोने वाले नहीं। हम पलट के नहीं देखेंगे उन मनहूस कमेंट्स को, उन मनहूस एविडेंस को, उन एग्जाम्पल्स को लोगों के, कि आपके लिखने के बाद भी नंबर नहीं आता। क्यों? ये सिर्फ आपको डिमोरलाइज करने वाला है। और दुनिया में जितने भी महान युद्ध लड़े गए हैं, उन सभी महान युद्ध, मतलब रोमन एम्पायर की सीरीज देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि कोई जूलियस सीजर कैसे बनता है। जूलियस सीजर बहादुरी से नहीं बनता है, जूलियस सीजर साहस से बनता है। बहादुर कोई भी हो सकता है, शहीद हो जाएगा। साहसी आदमी और थोड़ा विवेक साथ। कई बार साहस ऊपर चला जाता है, विवेक नीचे रह जाता है। ज्यादा विवेकी आदमी साहसी नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है, ज्यादा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे कुछ नहीं होता। ज्यादा सोचोगे तो फिर कहोगे देते ही नहीं, इतना गैम्बलिंग है भाई। और फिर नौकरी मिल भी गई तो कौन सा राज रखा है वहां पर, है ना? तो ये नहीं सोचना है कि नंबर कम आ रहा है। ये सोचोगे तो समझ लो तुम्हारा सफलता संदिग्ध हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल देखते होंगे जो एवरेज स्टूडेंट थे, फिर भी अच्छा कर गए, अच्छे रैंक आ गए। मैं भी एवरेज ही था जब मैंने यूपीपीसीएस का पहला मेंस दिया था। और मेरे साथ में जो थे वो ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्टेड थे, ऑफ कोर्स, एलाइड सर्विसेज। उनको चाहिए था डिप्टी कलेक्टर उत्तर प्रदेश। तो हम दोनों साथ में गेस्ट हाउस से निकल के जाते थे सेंटर तक। मेरा सेंटर गाजियाबाद था, 21 वाला। तो मैंने उनसे कहा आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, मेरा तो पहला मेंस है। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी नियत में क्या लिखा हुआ है। और जब फाइनली मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, ऑफ कोर्स इंटरव्यू कॉल आया, उसके बाद जो मार्क्स थे, वो मार्क्स ऑफ कोर्स सिलेक्शन के लायक तो मार्क्स थे ही छोटे पदों के लिए। मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि मेरे अच्छे लिखने से मार्क्स नहीं मिले थे। मेरे बहुत अच्छे लिखने से मार्क्स नहीं मिले थे। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन और मेरा एवरेज लिखना या एवरेज से थोड़ा बेहतर लिखना और इंटरव्यू में ऑफ कोर्स अच्छा स्कोर आना, वो कारण था। आपने अगर एवरेज भी परफॉर्म किया, मेंस में सब एवरेज, और यकीन करो मेरा कि मेंस में प्रीलिम से ज्यादा कंपटीशन नहीं है। मेंस में कंपैरेटिवली कम कंपटीशन, पहले बहुत कम था जब ऑप्शनल था, अभी और थोड़ा सा बढ़ा है, बट उतना भी कंपटीशन नहीं। क्योंकि यूपीएससी के कुछ बहुत बेहतर छात्र जब यूपीपीसीएस में आते हैं, तब वो प्रीलिम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यही संदिग्ध रहता है। और अगर मान लो कर ले गए तो GS 5-6 भी उनको पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, निबंध भी पढ़ना है। अंटिल उनके पास 1 साल का 1.5 साल का गैप हो या ठीक ठाक वो कर ले जाए मेहनत, उनकी सफलता संदिग्ध रहती। बाकी जो कोर के छात्र हैं, प्रॉपर कोर यूपीपीसीएस के छात्र, उनके साथ वो कहीं से भी, किसी भी AI का, किसी भी कोचिंग का, कहीं का भी मटेरियल उठा ले, एक्सपोजर बहुत कम। इसलिए एक्सपोजर कम है, तो लगेगा कि मैं बहुत बायस्ड हूं, पढ़ाता यूपीपीसीएस में, क्रिटिसाइज यूपीपीसीएस को बार बार करता हूं। सिर्फ यूपीपीसीएस ही पढ़ा रहा हूं, यूपीएससी का कोई हाइब्रिड बैच नहीं, नहीं आरओ का बैच। सिर्फ यूपीपीसीएस को पढ़ा रहा हूं, फिर भी यूपीपीसीएस वालों को काम पे नहीं रखता हूं। आज तक एक भी यूपीपीसीएस वाले बंदे को काम पे नहीं रखा है कंटेंट में। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने जो जिंदगी भर कंज्यूम किया है, उसने जो टेस्ट सीरीज लगाई है, उसको जो इवेल्युएटर मिले, उसके जो कंटेंट, वो कंटेंट बनाने वाले, काम करने वाले लोग साधारण यूपीएससी और साधारण यूपीपीसीएस के छात्र। वो सफल हो गया, उसमें बहुत परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पर जब कोई आपको गाइड कर रहा है, जब कोई आपका टीचर है, तब उसको द्रोणाचार्य होना पड़ेगा। टीचर कमजोर फॉर एवरेज नहीं हो सकता, छात्र एवरेज हो सकता है, क्योंकि एवरेज छात्र ही क्वालिफाई करेगा। थोड़ा थोड़ा एवरेज और कहीं कहीं पे एवरेज से बेहतर। टीचर एवरेज रहेगा तो छात्र मर जाएगा। टीचर को करना पड़ेगा एक्सेल। इसलिए जब काम पे रखा जाता है तो मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट के लेवल पे ना रहे, उनसे कहीं ज्यादा आगे। नहीं तो क्या सिखाएंगे?
वो खुद ही एवरेज हैं तो क्या सिखाएंगे सामने वाले को? सफलता असफलता अलग बात, उसमें हजार कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसने जैसे श्रेय को मैंने पहचाना ना कि श्रेय में दम है, भले श्रेय को यूपीपीसीएस में सीटीओ मिला, भले यूपीएससी में उनको नहीं फाइनली हुआ, लेकिन दम था उस बंदे में। एक बात कहते हो फट से पिक कर लेते। आने वाले हैं भी, आप लोगों से मिलेंगे शायद, तो कम से कम आपको जो गाइड कर रहे हैं उनकी सफलता तो संदिग्ध होनी चाहिए। फिर से बात वहीं घूम करके आती है कि तुम्हारा होगा क्या। पहला तो ये कि यूपीपीसीएस के मेंस में कंपैरेटिवली कंपटीशन कम है, इस बात को स्वीकार करो। ये मत बोलना कि नहीं सर बहुत काबिल लोग, तुम किसी को भी उठा के बैठा दो सामने, काबिलियत 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। सिलेबस का बाइफर्केशन भी नहीं समझता है, कोई भी रैंक हो, कोई भी रैंक हो, मैं कह रहा हूं, नॉट क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि हमारे भी बहुत स्टूडेंट हैं उसमें, नहीं समझता है। उसके बावजूद भी रैंक आ रहे हैं ना, टॉपर होने के बाद भी आज भी वो पढ़ रहे हैं। लाइव सेशन देख रहे होंगे वो टॉपर्स, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं, तुमको भी पता है कि तुम्हें सिलेबस के बाइफर्केशन ठीक से नहीं आते, डियर टॉपर्स। ये तुम्हारी क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस के लिए है जो अब तक टॉप नहीं कर पाए। तो जीएस 3 में या किसी भी पेपर में आर्बिट्रेरी तरीके से कॉपी चेक करने का, या डिस्क्रिशनरी बकवास का, या किस्मत का रोना रोना बंद करो। तुम में अगर दम होगा तो तुम आज नहीं कल सफल हो ही जाओगे। मैंने यूपीएससी नहीं फाइनली सेलेक्ट हुआ तो क्या हुआ, कम से कम मुझे पता था कि मेरी ये स्ट्रेंथ है। जिनको भी अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा है कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर लेंगे। आज समझ रहे हो ना? तो आज के बाद में कभी ये अंडर कॉन्फिडेंस वाला बातचीत या किसी भी प्रकार की पनौती, मनहूसियत, रोना धोना नहीं करना है। हम 35 दिन 36 दिन जो भी पढ़ने वाले होंगे, इस प्रकार का कोई सवाल नहीं करेगा। करना है तो पढ़ना छोड़ दो, हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। सेकंड चीज, अगले 40 दिन तक बिना न्यूज़पेपर पढ़े नहीं आना है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े आओगे तो फिर मतलब बेइज्जती हो सकती है आपकी, तो नहीं करना है। न्यूज़पेपर पढ़ के आओगे, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ के आओगे। नंबर 3, इकोनॉमी का सिलेबस डिस्कशन कल से ही चालू हो गया, आज फिर से चालू होगा, आज खत्म कर लेंगे। जो ड्राफ्ट कंटेंट है आपके कंटेंट में है ऑलरेडी, उस कंटेंट में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, हो सकती हैं, क्योंकि उस पर काम चल रहा है, अपडेट होगा, लेकिन वो ड्राफ्ट आपके रेफरेंस के लिए अवेलेबल है। उसी कंटेंट में वैल्यूडेशन करूंगा, तो उस कंटेंट से रेफरेंस लेकर के आप कुछ कुछ करके आ सकते हो। नंबर 4, अभी जो शोध श्रृंखला कंप्लीट करवाऊंगा उसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का। सेम टॉपिक पे यूपीपीसीएस और यूपीएससी के पीवाईक्यू लिखे हुए। उनको कम से कम, ज्यादा नहीं लेकिन जिस टॉपिक पे पढ़ा रहा हूं वो तो करके आओ। मैंने लिखने के लिए नहीं बोला, मैंने मेंटल राइटिंग के लिए बोला है। सोचो तो, और अपरिचित आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, कुछ ना पता हो, उसके बारे में कुछ भी तो गेस लगाओगे। जैसे मैं आज एक जगह था, तो जो एग्जीक्यूटिव था बहुत अच्छे से बात कर रहा था, पॉलिश था बिल्कुल, बातचीत से लग रहा था कि ये आदमी बहुत कन्विंसिंग है। पीछे की तरफ आया तो उनका बोर्ड लगा था, कौन सा सेल पर्सन सबसे अच्छा रैंक पे, और उसका नाम पहले स्थान। उसकी बातचीत से ही 2 मिनट में ही मुझे समझ में आ गया ये यहां का स्टार होगा, और पीछे बोर्ड में उसका नाम पहले नंबर पे था। तो मैं मुस्कुराया, इसके परिचय की जरूरत नहीं थी। अगर पीवाईक्यू को तुम देखोगे, अच्छे से समझोगे, मेंटल राइटिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कंटेंट की दिक्कत ना हो। जैसे ही तुम सुनोगे, जैसे ही समझोगे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, फट 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 आइडेंटिफाई करना, रिलेट करना शुरू कर दोगे। और कल आपको जो मैंने सेशन में बताया कि 3 चीजें चाहिए जीएस 3 के लिए। एक चाहिए डायनामिज्म, दूसरा चाहिए स्मार्टनेस, और तीसरा चाहिए अवेयरनेस। डायनामिज्म इस लेवल का कि कोई भी एक टॉपिक, एग्जांपल के लिए पॉवर्टी ले लिया, पॉवर्टी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डिवीजन कम हो, उसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, हर तरीके से आप लिंक कर पाए। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हर जगह से आप लिंक कर पाए। डिमांड, कंज्यूमरिज्म, सब कुछ। आप जब पॉवर्टी को हर जगह लिंक कर पाएंगे कि भाई पॉवर्टी, अगर कोई गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा।
गरीब होगा तो सरकार पे टिका रहेगा, सरकार पे टिका रहेगा, सरकार सब्सिडी ज्यादा देगी, सरकार सब्सिडी ज्यादा देगी, 2,28,000 करोड़ की दे ही रही है फूड पे, तो ज्यादा सब्सिडी देगी तो सरकार का फिस्कल स्पेस कम होगा, फिस्कल स्पेस कम होगा तो सरकार उधार लेगी तो क्राउडिंग आउट होगा, क्राउडिंग आउट होगा तो पता चलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से प्राइवेट के पास पैसा नहीं, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। गरीब है तो चूल्हा जलाएगा तो पोल्यूशन होगा तो हेल्थ खराब होगा तो फिर से गरीब होगा तो फिर गरीब होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। उसे पूछा भी है SDG 12-13 जो भी पूछा, गरीब होगा तो गांव में रहेगा, शहर में नहीं आएगा, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, सस्ता श्रम नहीं मिलेगा, फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। गरीब होगा तो उसकी महिलाएं और गरीब होंगी, तो जेंडर डिस्पैरिटी और बढ़ेगी, रूरल अर्बन डिवीजन और बढ़ेगा। गरीब होगा तो गोला गट्टा चलाएगा, जो भी चलता है, क्राइम करेगा, छोटे छोटे क्राइम करेगा, फ्रिंज एलिमेंट बन जाएगा, जाति और धर्म के नाम पे रेडिकलाइजेशन हो जाएगा, तो पता चलेगा सोशल डिवीजन आ जाएगा। तो गरीब होना अपने आप में अपराध है, ठीक, और अपराध कर भी सकता है। पाताल लोक देखा है? तो अगर आप पॉवर्टी को 50 टॉपिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं, विद डेटा, विद फैक्ट, विद रिपोर्ट, विद एवरी पॉसिबल वैल्यू एडिशन, इसका मतलब आप बहुत बहुत डायनेमिक, और आप GS3 के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट। दूसरा है स्मार्टनेस, उन्हें यूज करना भी आना चाहिए, सिर्फ ज्ञान नहीं। बहुत लोग हैं उनको सारी कमिटीज आती, UPSC की जर्नी में देखा कमेटी उस समय बहुत रटते थे लोग, आज भी कमेटी बहुत रटते, बट वो फेंक के मारते हैं कमेटी। कंक्लूजन में लिख देंगे अशोक दलवाई कमेटी की सिफारिशों को लागू करके भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म ला सकता है। ऊपर लिखा था शांता कुमार कमेटी, उसके ऊपर काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का कोई एग्जांपल। उनको ये नहीं पता है इन तीनों ने कुछ कहा है नहीं कहा है, उनको डिफरेंस ही नहीं कि अशोक दलवाई ने किस पर विचार किया, शांता कुमार ने किस पर विचार किया, IRSC ने किस पर विचार किया। एक बार अगर देख लेते, बस सेकंड ARC फेंक के मारेंगे, एक बार अगर देख लेते और देख करके शांता कुमार के आगे खाली लिख देते फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड पेरिसेबल आइटम्स, और उसको अंडरलाइन कर देते, बोल्ड कर देते, अंत में उसकी नजर जाती मामला सारा सौंदर्य शास्त्र का है। सौंदर्य शास्त्र का मतलब बिच्छू बनाना नहीं है, सौंदर्य शास्त्र का मतलब सिंपल है कि आपकी नैन नक्श अपने सही जगह पे हो। आंख यहां से वहां उठा के लगा देंगे, इससे सौंदर्य नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा क्या? लेकिन आपकी आंखें थोड़ी बड़ी हो, मेरे जैसी ना हो, ताकि बड़ी हो दूर से ही दिख जाए भाई, बल्ब जैसी आंखें, आपको देखते ही आपका व्यक्तित्व फूट पड़े वहां पे। और इसके लिए आपको अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, अब ऐसा नहीं हर दूसरी लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है आपको ये पता हो कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। पता चलो तुमने सब अंडरलाइन कर दिया, हर चीज ब्लैक कर दी, तो कोई अंतर रह जाएगा क्या? तो वो भी अंतर नहीं कर पाएगा। तो आज के जमाने में जब कॉपी नहीं पढ़ी जा रही है, जब 500 प्रश्नों को एक दिन में उसको निपटाना है, हम मान चुके हैं वो मेरी कॉपी नहीं पढ़ेगा, ऐसी स्थिति में आपके पास चुनौती है उसको पढ़वाने की, और उसको सब कुछ तुम पढ़वा नहीं सकते। जिसको तुम पैसे देते हो कोचिंग में वो तो सब कुछ पढ़ता नहीं, वो क्यों पढ़ेगा? AI आजकल टूल, AIC कॉपी चेकिंग का टूल कोचिंग वाले बहुत सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, लगभग सारे AI को यूज कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी के साथ भी इस बारे में नहीं कह सकता, किसी भी टाइप के AI को, कि जो आपको वो देगी जो आपको चाहिए। क्योंकि पहले तो था कि फीडबैक का मतलब भी था, पहले तो था कि फीडबैक का मतलब था जो कोचिंग वाले करते थे, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। आज उस फीडबैक का मतलब ही जीरो हो गया है। तुमको फीडबैक दे भी दें कि ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, पढ़ाई नहीं जाएगा तो फिर तो तुम बड़े शौक से कह रहे थे जमाना ही सो गया दास्तां सुनते सुनते, इस टाइप का। उसके लिए जरूरी है कि पढ़ें कैसे, पढ़वाएं कैसे। एक ही तरीका है, आप प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपने अगर 4 पॉइंट लिखे हैं किसी एक डायमेंशन में, उस डायमेंशन में कौन सा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले लिखो। क्योंकि पहला लाइन तो पढ़ेगा, ये तो मान के चल रहे हो ना पहला लाइन पढ़ेगा। सामान्यतः बोगस से बोगस चीजों में हम एक बार नजर उठा के देख लेते हैं, तो पहला लाइन पढ़ेगा और प्रभावित हो गया तो हो सकता है दूसरा भी पढ़ ले। कम से कम इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखो कि उसको, इंट्रोडक्शन इज लाइक योर फेस। और दुनिया जो बकवास करती रहती है, मन में सब कुछ है, मन को देखो, चेहरा क्या चलता है ना, जिस देखो मन को देखो, कुछ नहीं। मरते मरते
भीष्म पितामह जब मर रहे थे ना, तब कह के गए युधिष्ठिर को, सब बकवास था। अब मैं तुमको सच बताता हूं, कान में बोला था। कान में क्या बोला था? ऊपर सब कुछ शून्य शून्य, जीरो है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं गगन में। जो कुछ भी है धर्मराज इस मिट्टी में, जीवन में सब कुछ मिट्टी में। मिट्टी मतलब खलोद्रम साधनम, शरीर में। शरीर में है मतलब विजिबिलिटी में है, दिखावे में। तो दिखाओ ना। सत्यप्रकाश मिश्रा ईडब्ल्यूएस से होते, आरएस होते, तो उनको शायद हो सकता है लोग कहते भाई ये आदमी टॉपर भी है और बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं हूं किसी भी रैंक पे, तो लोगों को डाउट होता है मास्टर तुम्हारा क्या हुआ। तो वो सवाल मुझे रोज फेस करना पड़ता है। कभी कभी गुस्सा आता है एग्जाम दे देने का, फिर सोचता हूं यही करना था, तब ये क्यों कर रहा हूं। द थिंग इज दैट कि दिखावा करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई काम नहीं चलेगा। और GS3 के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो GS3 में पहला दिखावा नंबर 1, पहला दिखावा है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में है छोटा से छोटा, शॉर्ट से शॉर्ट, अधिकतम 2 लाइन का इंट्रो लिखना है। इंट्रो में, इंट्रो को बार बार डाइवर्सिफाई करना है। कोशिश करो डेटाबेस इंट्रो ज्यादा लिखो। कुछ क्वेश्चन में, 1 या 2 क्वेश्चन में कोट बेस्ड इंट्रो लिखो, जो मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे कि प्रेडिक्ट किया था 25 के क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, सीधा हिट हुआ, एविएशन सेक्टर वाला। उसमें लिखा था कि क्या कनेक्टिविटी और कुछ जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था वही आधी लाइन में लिख दिया था। इस तरह से इंपैक्टफुल कोट, वो कोट नहीं। कल मैंने एक झूठा कोट वारेन बफेट के नाम पे चेप दिया, लोगों को बड़ा पसंद आया। वारेन बफेट ने ऐसा कुछ एग्जैक्टली बोला नहीं, मैं देख रहा था। कोई कोई हंसी आती। अंत में तुम भी तो इंसान हो ना, कॉमन सेंस इज टू कॉमन। तो लोगों को बड़ा पसंद आया। वारेन बफेट ने ऐसा कहा। किसी भी बड़े आदमी के नाम पे कुछ भी चीजें चिपका देते हैं लोग, और सामने वाला कहां लेके बैठता है माइक्रोस्कोप और AI के चेक कर लेता हूं। इतना समय किसके पास? जितनी भी अच्छी चीजें हैं पता होनी चाहिए, और उसको कुछ अच्छे इकोनॉमिस्ट के नाम पे, कि मान लो इन्वेस्टमेंट के लिए सी रंगराजन बहुत वकालत करते हैं। जॉबलेस ग्रोथ प्रेडिक्ट किया था, सीधा सवाल आया था 25, क्योंकि सी रंगराजन बार बार जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं, तो मैं उनसे बहुत ठीक ठाक प्रभावित भी रहता हूं। अच्छा लिखते हैं, प्रॉपर अच्छा। पी चिदम्बरम भी अच्छा लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की ज्यादा बात करते हैं। तो खाने के लिए क्यों लाए भाई? नहीं, बहुत अन्याय प्रतीत होगा, ये ले जाओ, थैंक। तो मान लो इन्वेस्टमेंट पर कोई बात है, तो सी रंगराजन के नाम पे कोई कोट लिख सकते हो कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट हैज एक वर्चुअस साइकिल है, या उनका अपना प्रपोर्शनल रिलेशन। सी रंगराजन, क्या दिक्कत? लेकिन सी रंगराजन का नाम लिखने के बजाय कुछ अच्छे इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना। जैसे पुअर इकोनॉमिक्स की बात आ गई, पॉवर्टी की बात आई, उसमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आ गई, तो आप इनका नाम अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ डफलो का नाम लिख लेना। तो कोट भी यूज करने हैं तो कोट फेंक के नहीं मारना है, कोट के साथ वेटेज होना चाहिए। क्योंकि जब आप सोशल जस्टिस में कोई कोट कहते हैं और डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लेते हैं, इमीडिएटली उसका वेटेज बढ़ जाता है। बशर्ते वो डॉक्टर अंबेडकर के स्टेचर का कोट हो भी, ऐसा ना हो कि लगे तुमको कि वो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बोला है, वो मान लो किसी साधारण व्यक्ति ने बोला है। तो कोट का वेटेज और व्यक्ति का वेटेज मैच करना चाहिए, और वो होगा प्रैक्टिस से। कुछ नहीं करना है, जितने टॉपिक हैं 20-22 कोट, 20-22 ऑथर का नाम नहीं याद रखना है, 4-5-6 ऑथर, उन्हीं के नाम पे खेलते रहना। एक ही 2 प्रश्न में यूज करना है। और जो प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन में कल आपने देखा ही 12-13 क्वेश्चन तो प्रेडिक्शन से थे। प्रेडिक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उसको तो हम कभी सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारा कोर प्रोग्राम है ही नहीं। वो तो ऐसा है कि 15 दिन पहले, महीने भर पहले ले ले भाई, चल मजे कर, वो है। उसको प्रमोट करेंगे तो उससे नुकसान है संस्था का, क्योंकि लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और वो है घी। तो ये तो मथानी में मत रहना, ये तो दूध है। जो दूध को नहीं समझेगा वो घी की वैल्यू शायद नहीं समझ पाए, उसका मूल्य नहीं समझ पाए। तो करना क्या है? पढ़वाने के लिए पहला है इंट्रो। इंट्रो में डाइवर्सिफिकेशन में डेटा, कम से कम 4-5 इकोनॉमी के हर साल 8-9 प्रश्न आते हैं, लगभग 8 प्रश्न। देख रहे थे 31% वेटेज है, तो कितना हो, 6-7 प्रश्न एवरेज।
मान लो 7 प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्नों में आपको डेटा, एक प्रश्न में कोट, 4 हो गया, एक प्रश्न में डेफिनेशन और एक प्रश्न में कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस। अब कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है बताओगे? तो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस में मान लो कि उत्तर प्रदेश के बारे में GS6 में मान लो सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश कैपेक्स पे बहुत खर्च कर रहा है। एक चीज आप देखो, जैसे फिजिकल हेल्थ था ना, फिजिकल हेल्थ सर्वे नीति आयोग का, उस पर जब आरओ का प्रीलिम था तो कहा था ये सवाल आएगा, तो आरओ के प्रीलिम में आ गया। उसके बाद मेंस में यूपीपीसीएस के प्रेडिक्ट किया, शायद सीधा हिट नहीं हुआ, पर 2025 की यूपीएससी मेंस में फिजिकल हेल्थ पे सीधा सवाल आया हुआ। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत चर्चा में रहती हैं, भयानक चर्चा में रहती, क्योंकि जो फिजिकल हेल्थ पर रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया, उत्तर प्रदेश का अच्छा स्थान है, उड़ीसा का शायद पहला स्थान। अब अगर आपको उत्तर प्रदेश के फिजिकल हेल्थ पर कोई सवाल आया, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल प्लानिंग, ये सब आपके टॉपिक में, उसमें एफआरबीएम भी है, एफआरबीएम हो गया बूढ़ा। अब एफआरबीएम पे सीधे सवाल नहीं आते कि जब एफआरबीएम आया था तब हर कोई कहता था सख्ती से खर्चा करना है, टाइट एक्सपेंडिचर करना है। अब एफआरबीएम को जब मन करता है पकड़ के बदल देते हैं, एस्केप क्लॉज आ गया। वार की स्थिति में, कोविड की स्थिति में, कोई अनवारंटेड एक्सपेंडिचर की स्थिति में हम ब्रीच कर सकते हैं लिमिट, सरकार कर लेती। हालांकि फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम रेवेन्यू डिफिसिट को कंट्रोल में रखें, क्योंकि खतरनाक ज्यादा वही है। उस स्थिति में जो लोग कुछ कुछ की टर्म्स में दिक्कत हो रही होगी वो समझ लेना कि बाद में गूगल कर लेना कि ये कोई फाउंडेशन क्लास नहीं है जिसका कोई मतलब भी नहीं, ठीक है ना। मैं तुमको एफआरबीएम पहले पढ़ाऊं, ठीक से है टॉपिक में पढ़ेंगे तो एफआरबीएम के बारे में बताएंगे ब्रीफ में, लेकिन मैं तुमको एफआरबीएम के बारे में 2 घंटे नहीं पढ़ाने वाला हूं, फिर उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर मेंस मत पढ़ो, ठीक है। तो ये सब आते थे पहले। आज के जमाने में एफआरबीएम की वैल्यू सिर्फ मैक्रो लेवल पे है कि भाई एक लिमिट ब्रीच नहीं करनी है, 8% डेफिसिट नहीं दिखा देना। नीति आयोग ने जो फिजिकल हेल्थ की बात की, उस फिजिकल हेल्थ के बाद बहुत सारे राज्यों के बारे में चिंताजनक परिणाम दिखने लगे, जैसे पंजाब, जैसे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में भी नए चीफ मिनिस्टर ने बोला भी कि हमारे पास 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। सब्सिडी इतना ज्यादा इन लोगों ने दिया, इतने ज्यादा फ्रीबीज दिए कि इसकी वजह से इनकी अपनी इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी, इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, वो बहुत फ्रैगमेंटेड हो गई। और अंत में मजबूरी में आकर के 16 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन को कंडीशन लगाना पड़ा कि आपकी फिजिकल डिसिप्लिन कैसी है, आपका फिजिकल प्रूडेंस कैसा है, आपके टैक्स एफर्ट कैसे हैं, हम इसको भी वेटेज बनाएंगे अपने फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में, रिकमेंडेशन में, टर्म ऑफ रेफरेंस में। देश में स्थिति इतनी खराब है राज्यों की कि कोविड जैसे सिचुएशन जब आ जाती है तो 2 महीने की सैलरी भी नहीं दे पाते हैं लोग। महाराष्ट्र जैसे राज्य अपने कर्मचारियों की सैलरी रोकनी पड़ी उनको, इतना फिजिकल स्पेस कम है। तो जब ये सब सवाल कुछ बने जिसमें फिजिकल पॉलिसी हो, एफआरबीएम से रिलेटेड कोई सवाल हो, फिजिकल स्पेस का कोई मामला हो, फ्रीबीज का कोई मामला हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्वालिटी एक्सपेंडिचर वर्सेस पॉपुलर एक्सपेंडिचर, इस तरीके से कुछ जब सवाल आए, तब आप फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट जो नीति आयोग का है उसको कोट करें एज नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स emphasize the poor performance of states on fiscal discipline parameter. The same is also not in line with the FRBM mandate. आप वो कोट करें। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आपने 2 लाइन का इंट्रो लिखा, सवाल पूछा गया है फिजिकल हेल्थ को लेकर के, आपने एफआरबीएम और नीति आयोग के जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसको कोट किया, उसको अंडरलाइन किया, ब्लैकन किया, एग्जामिनर की इमीडिएट नजर पड़ी कि ये आदमी फिजिकल हेल्थ पर बोल वचन नहीं कर रहा। सामान्य स्टूडेंट क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर प्रदेश ने फिजिकल हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा किया है, इसका बजट इतना लाख करोड़ है और उत्तर प्रदेश का घाटा इतना है। कोई फायदा नहीं उसका, वो सवाल पूछा ही नहीं है। सवाल है फिजिकल हेल्थ का, हिट द बुल आई, और जो बुल आई हिट कर रहे हो उसको सजा दो, अंडरलाइन कर दो, गोला मार दो, बॉक्स में बंद कर दो, जो मर्जी करो। अब मामला है पढ़वाने का, अब मामला है दिखाने का, शो ऑफ करने का। क्योंकि अगर नंबर नहीं मिल रहे हैं तो नंबर नहीं मिल रहे मतलब कॉपी नहीं पढ़ी जा रही। अगर कॉपी नहीं पढ़ी जा रही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कॉपी पढ़वाना अच्छे स्टूडेंट के लिए, नहीं तो फिर गधा और घोड़ा जैसे कि ऑप्शनल में होता रहा, एक समान रहेगा। तो ये मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, चूंकि हम अभी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसको गांठ बांध करके रख लो, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसे नहीं दिखने चाहिए
रोज प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा मैं यहाँ पे, जब भी एक एक टॉपिक होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं दिखने चाहिए जिसमें आपने शो ऑफ नहीं किया। और शो ऑफ का मतलब बिच्छू बनाना नहीं होता। एग्जामिनर पक गया, एग्जामिनर को पसंद भी नहीं आता। क्या लगता है तुम्हें, जिन लोगों को नंबर नहीं मिला उन्होंने बिच्छू नहीं बनाए होंगे? ये वाले बिच्छू मतलब ये नहीं बनाए होंगे? बनाए होंगे ना, फिर भी नहीं पढ़ा गया, क्योंकि अब एग्जामिनर के लिए बहुत आम हो गया है। अब मैप एग्जामिनर के लिए बहुत आम हो गया है। ग्राफ बनाने में दिमाग लगता है। ग्राफ जब आप बनाते हैं ना, जब आप दिखाते हैं, कंपैरिजन करते हैं GS6 में इंडिया और उत्तर प्रदेश का, तब थोड़ा सोचना पड़ता है। बिच्छू बनाने के लिए दिमाग नहीं लगता, और दिमाग नहीं लगता तो भी दिमाग नहीं लगाता। इनोवेशन करो। इकोनॉमिक सर्वे से जो भी इंपॉर्टेंट मुझे ग्राफ लग रहे हैं वो मैं आपको देता जाऊंगा, उस हिसाब से भी कर सकते हो। किसी भी अननेसेसरी डायग्राम से बचें कि आप उसका एग्जाम में उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ कोट पैंट में रखने वाले नोट्स चलते हैं जिसमें ट्रक बना करके उसमें डायग्राम निकाले जाते हैं, माइक्रो पॉइंट निकाले, आप एग्जाम में कभी उसको रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। आप उतने डेटा फैक्ट नहीं रिप्लिकेट कर पाएंगे। आपको मैक्रो डेटा पे खेलना है, बड़े बड़े डेटा पे खेलना है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी नहीं बात करेगा कि बस्ती और कौवापुर में इकोनॉमिक मंदी आई है क्या, वहां पे किसी का रोजगार चला गया है क्या, वहां पे गेहूं का संकट है क्या, कभी बात नहीं करेगा। वो बात करेगा क्या, अगर देश में कितने मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कम हो गया, या इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने की बात है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंडेट है, एमपीसी को मैंडेट है। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 मेंबर्स हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनको मैंडेट है कि आप 4+-2 रखोगे, और 4+-2 अगर 2-3 कंसिक्यूटिव क्वार्टर तक अगर फेल हुए तो इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से सोकॉज करती है, एक्सप्लेनेशन मांगती है, और फिर इमीडिएटली प्लानिंग में जुट जाती। कभी वो बस्ती कौवापुर को टारगेट नहीं करती, वो मैक्रो पैरामीटर्स को टारगेट करती। जो इंडिया का कोर सेक्टर है, 8 इंडस्ट्रीज जब बुरा परफॉर्म करने लगती हैं तब इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आती है, तब फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में कुछ हो गया उसके लिए फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाए, उसके लिए प्लानिंग नहीं होती। तो आप भी वो डेटा यूज कीजिए जो डेटा वेल नोन हो, जो डेटा रिसेंट हो, जो डेटा अपडेटेड हो, जो डेटा रिलेवेंट हो, और जिस डेटा की वेरासिटी यानी उसकी सत्यता आप साबित कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने फेक के मारा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 9% है, वो सेट 9%। अगर आपने वही कहा अनएम्प्लॉयमेंट -9% CMIE, however गवर्नमेंट ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट -1.4% या 2.4% NSSO या जो भी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्यों? क्योंकि आपने 9% लिखा, तुम्हारे साथ वाला भी 9% लिखेगा। उसने बहुत डेटा रटा हुआ है, 1 2 3 से लेकर के 9 तक वो कंफ्यूज होता रहेगा। आप सिर्फ 2 डेटा याद रखिए, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा, एक मैकेंजी या CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इस टाइप का प्राइवेट प्लेयर्स, और उनको आप दिखाइए, कंट्रास्ट क्रिएट कीजिए, उनका नाम लिखिए और अंडरलाइन कीजिए, ज्यादा नहीं लिखना है। कल के सेशन में मैं अपनी अंग्रेजी वाली, जब मैं अंग्रेजी माध्यम से एग्जाम देता था यूपीएससी का, मुझे हाईएस्ट मिले थे, मोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मिले थे GS3 में, वो मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा। हिंदी वाली भी कॉपी दिखाऊंगा, थोड़े से मार्क्स कम हो गए थे। ऑफकोर्स हिंदी मीडियम में स्विच करना अंग्रेजी से थोड़ा टफ था, तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आधा लाइन भी नहीं लिखा है, हाफ ऑफ लाइन, हाफ ऑफ लाइन, हाफ ऑफ लाइन। और विजन IAS के अभ्यास टेस्ट में मुझे मेरे मार्क्स काट लिए गए, अंग्रेजी वाले टाइम पे भी, हिंदी वाले टाइम पे भी, कि आप तो लैंग्वेज लिखते ही नहीं, आधा लाइन लिखते हैं। और मुझे पता था ये इकोनॉमी है, और ये भी मुझे पता है मेरे पास समय नहीं, एक डायमेंशन में 8 पॉइंट लिखता था, 2 डायमेंशन में 16 पॉइंट लिखता था। मैं कहता था भाई इतने पॉइंट लिखूंगा, इतने डेटा फैक्ट लिखूंगा, फट फट उसको नजर में आ जाएगा। मुझे नंबर मिला ना यूपीएससी में, तो और एक बार नहीं मिला, बार बार मिला, यूपीएससी में मिला, यूपीपीसी में मिला। तो मैं तो वही कह रहा हूं, जैसे अंग्रेजी कीवर्ड्स में बार बार कहता था देवनागरी में लिख के आओ, प्रौद्योगिकी नहीं लिखना है, टेक्नोलॉजी ही लिखना है। तो 24 वाले बच्चों को बार बार कहता था, किनका नुकसान हुआ? किसी का नुकसान हुआ क्या? जिन्होंने किया उनका सिलेक्शन हुआ, या शायद सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंटरव्यू तक पहुंच। अच्छे स्टूडेंट्स इनोवेट करते हैं, अच्छे स्टूडेंट सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। आप लर्न कर रहे हैं ना, लर्नर है ना आप, रोट लर्नर तो नहीं है। रोट लर्निंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस कहां है? जैसे डेटा है, और उसके लिए भी रटना नहीं पड़ता। बार बार मैं क्यों, मुझे याद आता है कि CMIE का डेटा कितना है, मुझे क्यों पता है कि मैकेंजी ने क्या बोला था, मुझे क्यों पता? क्योंकि इसलिए भाई, क्योंकि मैं रोज वही पढ़ता हूं, रोज वही पढ़ाता हूं। और ऐसा नहीं कि 1000 बैचेस पढ़ाए, 2 ही बैच तो पढ़ाए, 2 बैचेस पढ़ाए और मुझे रट गया। क्यों? क्योंकि पहले से पता था इस डायरेक्शन में डेटा ले जाना है, और 2 बार 4 बार पढ़ाया, हो गया। आप क्यों नहीं कर सकते? बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटना अपने आप में रटना नहीं होता, रटना एक्चुअली रिवीजन है।
तो ये बात हो गई दिखाने के शो ऑफ की। शो ऑफ में इंट्रोडक्शन बताया, इंट्रोडक्शन के अलावा डेटा बताया कैसे यूज करना है, डेटा फैक्ट्स के साथ में इनोवेटिव ग्राफ्स यूज कर रहे हैं GS3 में। GS3 में डायग्राम का मतलब ग्राफ है, ग्राफ का मतलब कंपैरिजन है। कंपैरेटिव डेटा दिखाने के लिए आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? GS3 की चिंता मत करो, मैं खुलेआम प्रॉपर इसको वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा कि मुझे आप जो लोग भी ब्लाइंडली फॉलो करें, वैसे 10 लोगों को पिक कर सकता हूं, 10 लोगों में 8 लोगों के नंबर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो की बात नहीं कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ मिसकैलकुलेशन हो जाए, एग्जीक्यूशन ना कर पाए, बट मोस्टली बढ़ने वाले, क्योंकि हम पहले से मानकर चल रहे हैं कि हमारी कॉपी नहीं पढ़ी जाएगी। तो जो हमने पहले ही मान लिया, हम उसी हिसाब से रेमेडी कर रहे हैं। हमें पता है हमारी पुलिस बात नहीं सुनेगी, तो अपने आत्मरक्षा के लिए पहले से प्रबंध करेंगे। बात बहुत सिंपल, तो मरोगे नहीं। ये बात समझ में आई यहां तक? नाउ मैंने कल सिलेबस वगैरह दिखा दिया था। अब दिक्कत ये है कि अगर सिलेबस के हर टॉपिक पे मैं डिस्कशन में जाऊंगा तो एक टॉपिक के 4-4 सब टॉपिक फिर मुझे 15-15, 20-20 मिनट लगेंगे। तो फैसला किया है कि मैं सभी सिलेबस को एक बार दिखा चुका हूं। अब जो इकोनॉमी वाला ब्लॉक है उस पर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज सिर्फ इकोनॉमी की बात करेंगे, और जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ऐसे जिस दिन जो ब्लॉक शुरू करेंगे उस दिन उसकी बात करेंगे, अदरवाइज फिर क्या होगा, एक दिन बहुत बोझिल हो जाएगा। तो आज इकोनॉमी की बात करते हैं। ये जो सिक्योरिटी और डीएम है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, 31% इसका वेटेज अकेले, और इसके क्वेश्चंस अगले 10 साल तक प्रेडिक्ट करता रहूंगा मैं। मतलब आज प्रेडिक्ट कर दूं तो 10 साल तक आता रहेगा। इंडस्ट्रियल डिजास्टर बोला था आएगा, आया। अब क्या लिख के दे दूं? कह रहा हूं 26 में नक्सलिज्म आएगा, सिक्योरिटी में आएगा। नॉन प्रोलिफरेशन 25 के लिए प्रेडिक्ट किया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन आया। बहुत मेंस इज हाईली प्रेडिक्टेबल। मतलब तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ब्रह्मा नहीं बता पाएंगे, बट मैं बता दूंगा मेंस में क्या आने वाला है, और 2 साल से सफलतापूर्वक बता रहा हूं, लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे। मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा। लिखने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, एग्जीक्यूशन के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। वही बुकलेट बहुत लोगों ने पढ़ी, कुछ के 126 आ गए, 125 आए GS6 में, कुछ के 90 आए। 90 वाला एक दिन आया, बोला सर क्वेश्चन तो आ गए थे, हिट हो गए थे, बट 90 आए। हमने कहा तुम्हारे साथ वाला ही था, उसको 125 मिले। तो बोला सर उसको तो एवरेज ही था, क्या करोगे? उसने बेहतर एग्जीक्यूशन किया होगा। क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट आंसर्स नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो तो आपको लिखना है। जैसे डिजिटल अरेस्ट सीधा हिट हुआ था 24 में। अब इससे बड़ी बात मैं क्या दिखाऊं कि भाई क्वेश्चन सीधे हिट हो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं नंबर आ रहे हैं। तो 2 ही वजह, या तो आपका एग्जीक्यूशन खराब है, या तो आपकी कॉपी पढ़ी नहीं जा रही है। आपकी कॉपी नहीं पढ़ी जा रही, फिर भी आपको ही ब्लेम करूंगा। एग्जामिनर को मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारी ही गलती, पढ़वा नहीं पा रहे हो। मुझे उन लोगों से कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है जो सिर्फ रोना रोते हैं। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं बदलने वाला है। तुम पॉलिटिक्स का रोना रोगे, तुम सोसाइटी का रोना रोगे, तुम पॉलिटिकल सिस्टम का रोना रोगे, तुम इकोनॉमी का रोना रोगे, जिंदगी में सिर्फ रोगे। क्योंकि जिंदगी में तुमको परिस्थितियां नहीं बनानी। कभी भी अरे भाई नहीं हुआ सिलेक्शन, मान लो 4-5 अटेम्प्ट दिया, नहीं होता, भाड़ में जाए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगले 50 साल तक इंडियन इकोनॉमी भयानक परफॉर्म करने वाली, अच्छा परफॉर्म करने वाली। तुम कुछ भी कर दोगे, जिस भी फील्ड में कदम रख दोगे। मैं तुमको यकीन से कह रहा हूं कि मीडिया में बड़ा इंटरेस्ट है। जिस दिन मैंने मीडिया में स्टार्टअप किया, अच्छा खासा मैं ठीक ठाक करने वाला हूं, क्योंकि वहां पे अंधेरा है। कोई टॉर्च भी लेके जाएगा ना, एक जुगनू भी जाकर के आंख मारेगा तो भी रोशनी हो जाएगी। इतना स्कोप है। तो इतना इनसिक्योरिटी क्यों है भाई? नहीं होगा, नहीं होगा, भाड़ में जाए, मिलके कुछ कर लेंगे, एनजीओ चला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जिंदगी में तुम फेल नहीं होने वाले हो। तो अपने भीतर से इनसिक्योरिटी अगर निकाल दो, अगर तुमको अपने आप पे फेथ ही नहीं है, अपने आप पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर पढ़ना छोड़ दो, एग्जाम देना छोड़ दो। बाहर निकलोगे कुछ भी हो सकता है, बिजली गिर सकती है, मर सकते हो। तो इतना अगर तुम्हें फेथ नहीं, खुद पे, एग्जाम पे फेथ नहीं, तो क्यों दे रहे हो एग्जाम? सब कुछ भरोसे पे है ना। रात को सोते ही इसी भरोसे के साथ कि सुबह उठेंगे, ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे। नहीं भरोसा है तो क्यों सो रहे हैं? तो अगर भरोसा है, तुम्हें ट्रस्ट है खुद पर, दुनिया पर, कि तुम जिंदा रहोगे, सरवाइव करोगे, तो पढ़ो, लड़ो, सफल हो जाओगे तो ठीक है, नहीं सफल होगे तो और कुछ काम कर लेना। जिंदगी में ऐसा थोड़ी है कि एक एग्जाम बचा हुआ है। जो पीसीएस बन गए उन्होंने क्या उखाड़ लिया, क्या बदल दिया समाज को, क्या गवर्नेंस में बदल दिया, क्या इकोनॉमी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, इंडिया को कौन सा यूएसए बना दिया? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है।
60,000 70,000 रुपए स्टार्टिंग मिलेगी, 70,000 रुपए। घर के खर्चे नहीं चलेंगे उस, मैं 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, घर के खर्चे नहीं चलेंगे तुम्हारे। तो डोंट थिंक कि तुम बहुत पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में। करप्शन नहीं करोगे तो जिंदगी भर ईएमआई में चलोगे, और करप्शन के लिए कोई नौकरी करता नहीं सामान्यतः। तो डोंट ओवरथिंक, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज अपनी गलतियों से सीखो, सामने वाले की गलतियों से भी सीखो, ठीक है। तो सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कहता हूं कि सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट स्टैटिक टॉपिक है। एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी आएगा, अगली बार नक्सलिज्म आएगा, अगली बार ऑर्गेनाइज क्राइम आएगा, अगली बार उसके बाद टेररिज्म आएगा, टेररिज्म के बाद टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम को क्लब कर लेगा, फिर उसके बाद में ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सो ऑन कर लेगा। इस बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रेडिक्ट किया था, वो भी आया। तो ये खेल चलता रहता है, बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि जो प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन का आपको प्रेडिक्शन नहीं करना है, वो काम मेरा है ना, काम मैं सफलतापूर्वक करता रहूंगा विदाउट फेल। इवॉल्व क्वेश्चन हो, सिंपल क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, तुम्हें उसका एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन के लिए आंख का नाक खुला रखना पड़ेगा, अखबार पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तुम सोचोगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगा करके प्रीलिम के बाद में और तुम मस्त धारा प्रवाह लिख लोगे, नहीं होता है, स्पीड आ जाएगी। कौन टेस्ट सीरीज नहीं लगाता है? आज के जमाने में एजुकेशन तो सबसे सस्ता है, पीडी से भी ज्यादा सस्ता है एजुकेशन। तो नशा करते रहते हैं लोग, क्या करेंगे। ठीक है, ये तो तारीफ कर रहा था कि कैसे हिट हुए सवाल, कल ही तारीफ कर लिया था, दोबारा नहीं करूंगा। कहाँ गया? हाँ, ठीक। क्या चल रहा है? हाँ, कंटेंट शेयर हुआ है पहले से? तेरे मेंस दिया इसमें से इससे पहले जीएस3 के मार्क्स कितने थे? आप में से पहला मेंस होगा? अच्छा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। नौसिखिए इसीलिए जीत जाते हैं क्योंकि उनको डर ही नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं होती खुद से, टॉप भी कर जाते। याद है मेच्योर और सीनियर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? बहुत दिमाग लगाते हैं, दुनिया भर का ज्ञान फैलते हैं, इंप्रूव नहीं करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, खुद का घर नहीं ठीक करेंगे, बोलेंगे मैं तो ये, मैं तो मेरे नंबर कैसे कमा सकता। अब मतलब मुझे लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में ऑप्शनल में इतना गंदा मार्क्स दे दिया। कल मनीष ने हरियाणा का मेंस दिया था, मेरे पास आए, बोले आप हिंदी वाले हो, मैं आपको हिंदी पेपर में व्याख्या आया है 4-4 लाइन का, बताओ, बता के दिखाओ ये किसने लिखा है। दिखाया उसने, 3 व्याख्या और 1 पद्यांश बताया, मतलब पद्यांश मतलब पद्य के अंश। मैंने कहा भाई ये रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है कि यहाँ से लिया है, और ये वाला निर्वेश संग्रह यहाँ से है, कमाइनी से है, ऐसे ऐसे फटफट। तो ही वाज एस्टॉनिश्ड, उसको लगा रहे यार क्या चल रहा है। द थिंग इज दैट कि जितना भी सिलेबस यूपीएससी का था वो मैंने अपनी टीनेज में पढ़ लिया था मोस्टली। इतना लिटरेचर पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, मेरी कॉपी आप देखिए लिटरेचर की, मैंने निबंध की आप कॉपी देखी, आपको लगेगा कविता लिख रहा हूँ। अच्छा परफॉर्म करने के बाद, निबंध में हाईएस्ट लगभग देश का हासिल करने के बाद, आप मुझे लिटरेचर में, मेरे सब्जेक्ट में, कि मैंने 1-2 टेस्ट दिए तो उसमें भी मुझे 300 325 दे रहे थे लोग, आप मुझे 242 नंबर दे रहे। लेकिन नहीं रोता हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन, जिस दिन यूपीएससी का फॉर्म भरा था, उसी दिन लास्ट में आया था टिक करने का, यस आई हियर बाय एक्नॉलेज ऑल द इन्फॉर्मेशन, और कभी कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, मेरी किडनी निकाल लो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, जान ले लो साहब कंप्लेन नहीं करूंगा। तो मैंने यूपीएससी कभी कंप्लेन नहीं किया, और फाइनली रिजर्व लिस्ट का वेट किया, रिजर्व लिस्ट में भी नहीं हुआ, उसके बाद यूपीएससी का मुंह नहीं देखा मैंने कहा ना यूपीएससी में पढ़ाऊंगा ना यूपीएससी के बारे में शकल देखूंगा, यूपीएससी से मुझे मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो शिकायत शिकायत से कुछ नहीं होने वाला है, तुम शिकायत करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, उससे किसी का नुकसान नहीं, किसी को फर्क। और यूपीपीएससी बदलने नहीं जा रहा है, ये भी गारंटी दे रहा हूं, यूपीपीएससी नॉट गोइंग टू चेंज, उससे बुरा होगा, इससे अच्छा नहीं होगा, मैं एफिडेविट दे सकता हूं उसके बारे में, ठीक है।
देखो देख भैया, 18 में 4 क्वेश्चन खाली आया था इकोनॉमी में, 19 में 6, 20 में 7, 21 में 6, 22 में 6, 23 में 6, 24 में 5, 25 में 10, 25 में 10 इकोनॉमिक एक्टिविटी और ऐसे इशूज ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि कभी भी आयोग ने यह नहीं बताया इकोनॉमी का वेटेज कितना होगा। नहीं बताया क्या? 200 नंबर में इकोनॉमी कितना पूछेंगे? अनुमान है एक कि अगर इकोनॉमी का एक ब्लॉक, एनवायरमेंट का एक ब्लॉक, एग्रीकल्चर का एक ब्लॉक, सिक्योरिटी का एक ब्लॉक, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ब्लॉक, और इस 5 ब्लॉक में इकोनॉमी का हिस्सा बनता है 20%। लेकिन चूंकि इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग ज्यादा सब टॉपिक्स हैं, ज्यादा डायमेंशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में उतने डायमेंशन नहीं, इसलिए इकोनॉमी से 30% 35% क्वेश्चन फिर एवरेज भी बता रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं सिचुएशन जैसी अभी 26 में है, सिचुएशन जैसी 26 में है, अगर वैसी ही सिचुएशन रही पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, इंडिया में इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, क्राइसिस नहीं बोलूंगा, एनर्जी सिक्योरिटी के इशू चल रहे हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट उसका बहुत गहरा है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट के भी इशूज क्लियर नहीं हो रहे, डॉलर का जो रुपया जो कमजोर हो रहा है उसका भी इंपैक्ट अभी पता नहीं चल पा रहा है ठीक से, क्योंकि कैपिटल फ्लाइट बहुत साधारण बात है, कैपिटल फ्लाइट हो जाना सिर्फ बीमारी का पता चलना है, सिम्टम उसके इफेक्ट आफ्टरमाथ क्या होगा आपको पता भी नहीं। अभी इतना पता चल रहा है कि कैपिटल निकाल रहे हैं, डॉलर ले जा रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से इंपैक्ट करेगा, कितना इंपैक्ट करेगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ठीक से नहीं पता, वो पता चलेगा 6 महीने साल भर बाद। आज ही हार्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल जाए, सारी माइंस हटा दी जाए, तो भी इंडिया अगले 2 साल तक झेलेगा जो हो चुका है, कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पे जो इंपैक्ट पड़ना था पड़ रहा है ऑलरेडी। तो मुझे ऐसे लगता है कि 2026 में 6 से 8 सवाल तो मैंडेटरी आने वाले, सिचुएशन ऐसी ही लगभग अगर बनी रही तो मिनिमम इतना सवाल आने वाला है। ऐसे ही एग्रीकल्चर पे 3 3 2 1 2 5 6 2, साइंस एंड टेक पे 3 3 1 2 3 3 1 2, डिजास्टर मैनेजमेंट पे डीएम पे 6 6 7 6 5 6 7 6, और वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली जो इसमें पकड़ा है एलाइड टॉपिक्स को भी पकड़ लिया है उसने, ठीक। तो मान लो कि 4 से 5 मार्क्स, एक्चुअली इसमें आंतरिक सुरक्षा भी है, सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी है, तो 4 से 5 क्वेश्चन लगभग एवरेज आ रहा है। 1 2 डिजास्टर से पूछ लेता है, 2 3 सिक्योरिटी और बाकी चीजों से। सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी भी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी है, तो एक सवाल इंटरनेशनल से पूछेगा, एक सवाल इंटरनल से पूछ लेगा, तो 2 तो ऐसे हो गए, लिंक कर दिया तो 3 हो गया, तो 3-4 सवाल तो मिनिमम बनने ही वाले। सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में आप कुछ भी कर लो, 3 से 4 सवाल आराम से बनेंगे। 3 सवाल तो मतलब मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से बनने वाले। अब उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है, कुछ 30% का वेटेज रखते हैं, यहां भी वही दिख रहा है, और लगभग 20 सवाल में से आपको 5 सवाल 6 सवाल एवरेज दिख रहे हैं, ठीक है। अब पहला जो ब्लॉक है वो है इकोनॉमी का, पहला ब्लॉक है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी पे हम अब डिस्कस करने वाले। सबसे पहले लिया है हमने यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्यों पूछा गया था इसको अपडेट नहीं किया है एक्चुअली, लेकिन फिर भी एक सामान्य कारण, कॉमन सेंस से, रिवर्स इंजीनियरिंग से क्यों पूछा गया होगा। उसके बाद में यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में जो उसी टॉपिक पे पूछा गया है। उसके बाद में एक सामान्य डिस्कशन कि भाई 26 में क्या, और पहले भी बोल रहा हूं कि ये सोच श्रृंखला का इंटरिम डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है, तो सोच श्रृंखला का जो फाइनल डॉक्यूमेंट मिलेगा आपके प्रीलिम के आसपास मिलेगा। अभी भी मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या हिट होगा, तो मुझे ही नहीं पता है तो मैं आपको कैसे बता दूं। मैं भी पढ़ ही रहा हूं कि भाई किस पे ज्यादा पूछा जा सकता है, सिलेबस को एनालाइज कर रहा हूं, पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहा हूं, तो एक सामान्य इंटरिम रिपोर्ट अभी दे रहा हूं आपको, एक्चुअली आपको प्रीलिम के बाद मिलेगा। पहला सवाल 2021 का, और ऐसा सवाल एक ही बार आया, और 26 के लिए सेम सवाल प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आप कॉमन सेंस रखो तो, कि हाल के विकास के संदर्भ में, विकास मतलब डेवलपमेंट मतलब एक्टिविटी वाला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, हाल के विकास के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्तियों से निपटने हेतु अपनाई गई बजटीय रणनीति की समीक्षा कीजिए। टॉपिक था इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट, ये सब।
Discuss the impact of lockdown on Indian economy and review the budgetary strategy adopted to combat recessionary trend during this period. हुआ क्या था? इकोनॉमिक्स जैसे होता है ना, विद्वानों में बहुत मतभेद है, विद्वानों में ही मतभेद होते हैं, मूर्खों में कभी मतभेद नहीं होते। चले भाई, हाँ चलना, इस टाइप का होता है उनका। इसीलिए एक दो मेंस लिखने के बाद में कुछ ज्यादा ही लोग मीन मेक निकालते हैं। मुझे बहुत दया आती है उन लोगों से जो सिर्फ नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्या नेगेटिव? तुमको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं कल एनालाइज करवा रहा था या मुझे नहीं समझता है? आज तक कभी इस पर बनाया वीडियो कि नंबर कम यहां मिलते हैं, ज्यादा यहां मिलते हैं, क्यों मिला? कभी बनाया कि बिगेस्ट न्यूज ऑफ यूपीपीसीएस, फ्रॉड ऑफ यूपीपी, कभी आज तक बनाया? 500 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे हो गए जिसमें मेरे कम से कम 350 होंगे, मैंने आज तक नहीं बनाया। मैं जिंदगी में शायद बनाऊंगा कभी। क्यों? बिगेस्ट न्यूज क्या है? सब्सक्राइबर बटोरने का माध्यम। मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा किसी स्टूडेंट के लिए? यूपीपीसीएस फ्रॉड क्या कर रहा है, सबको पता है क्या कर रहा है। उसका इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। उस इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप आवाज उठाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो बहुत तगड़ा आंदोलन हो, और वो आंदोलन कर भी दिया आपने, उन्होंने कहा हम सुधार ले भी आएंगे। जब तक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना, ज्यादा यूनिवर्सिटीज को अफिलिएट करना, ज्यादा अच्छे प्रोफेसर्स को अफिलिएट करना, और जो कॉपी चेक कर रहे हैं उस कॉपी को रिव्यू करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स, एक एक सब्जेक्ट पे 55 इवेल्युएटर हैं जो आरटीआई में पता चलता है। 55 को आप 110 क्यों नहीं कर सकते? 110 में 15 लोगों को रिव्यू क्यों नहीं लगा सकते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक कॉपी पूरे एक ही प्रोफेसर को दे रहे हैं? कभी कभी होता है मिक्स भी करते हैं, आप मिक्स कीजिए। इकोनॉमी वाले को आप इकोनॉमी दीजिए, एग्रीकल्चर वाले को एग्रीकल्चर दीजिए, क्या प्रॉब्लम? जरूरत पड़े तो डिजिटाइजेशन कर दीजिए। अगर सीबीएसई डिजिटाइजेशन कर सकती है लाखों लोगों की कॉपी, तो आप 10,000 लोगों की कॉपी डिजिटाइज नहीं कर सकते? बिहार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ट्रांसपेरेंसी, सनराइज आर द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, वो नहीं करेगी। ठीक है, तो जो नहीं कर रही है वो देखेंगे जब होगा। अभी जो कह रहे हैं उसमें इकोनॉमी में जो पहला ब्लॉक है, इकोनॉमिस्ट कहते थे भारत की के शेप की रिकवरी हो रही है कुछ सेक्टर में। के का मतलब, जब कोविड आया, लॉकडाउन बढ़ा, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हॉस्पिटलाइज हो गई थी। कोई होटल में जा रहा था? नहीं जा रहा, सब घर में बैठे थे ना। शादी ब्याह नहीं हो रहे थे लोगों के, कोविड में भी लोगों ने ब्याह किए होंगे। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऐसे हो रही थी। फार्मा सेक्टर, मतलब एक की रिकवरी हो रही है, दूसरी की नहीं हो रही, इसे बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे भारत की रिकवरी ऐसे होने वाली, वी शेप्ड रिकवरी। पहले भारत यहां आएगा, फिर भारत यहां आएगा। हुआ भी यही था, 14, 15, 16% की जीडीपी ग्रोथ दिख गई थी, क्योंकि बेस कम हो गया। कुछ कह रहे थे ऐसे रिकवरी हो रही है। तो ये सब डिबेट चल रहा था। उसका सबसे सटीक उत्तर था अलग अलग सेक्टर की रिकवरी अलग अलग तरीके से होने वाली। बट एक सेक्टर कोविड में भी बिना इन्फेक्शन के खड़ा रहा, वो था एग्रीकल्चर। वहां कोविड क्या जाएगा, क्या करेगा कोविड? फसलों में कोविड नहीं लगता ना, फसलों में रट्टा रोग लगता है। रट्टा होता है क्या? तो ये सब जो डिस्प्यूट थे, इसकी वजह से कैसे इंडिया की इकोनॉमी जो रिसेशनिस्ट ट्रेंड दिखा रहा है वो कैसे रिकवर करेगी, उसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, ये सब सवाल पूछा। कुल मिला के लॉकडाउन का इकोनॉमी पे क्या प्रभाव, लॉकडाउन ड्यू टू कोविड। अब मैं जो सेंस कर पा रहा हूं कि जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस, GS2 में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर उसका इंपैक्ट, GS3 में इकोनॉमी पर, कि एनर्जी सिक्योरिटी में इसको पूछ सकता है, क्या उसको यहां पे पहले ही चैप्टर में पूछ सकता है कि उसका इंडिया के इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट है, हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग किस तरह से प्रयास कर रही है। इस टाइप के कुछ सवाल बन सकते हैं, क्योंकि क्राइसिस बढ़ने वाली। जब समझौता हुआ था, आप लोगों के साथ क्लास में बात हुई थी, तब भी कहा था यह समझौता टिकेगा नहीं, समझौता नहीं टिकेगा। ऐसा नहीं कि मनहूस वाली बातें कर रहा हूं, जितने भी समझदार जानकार लोग हैं यही कह रहे हैं समझौता टिकेगा नहीं। समझौता इसलिए नहीं टिकेगा कि जो कमजोर है या तो वर्साई की संधि कर ले, या तो जो मजबूत है भारत जैसा उदार हो तो शिमला एग्रीमेंट कर ले।
तभी लॉन्ग लास्टिंग पीस आ सकती। कमजोर आंखें दिखाएगा और मजबूत लिबरल नहीं होगा तो कभी समझौता जीवन में होगा नहीं, इसलिए तलाक हो जाता। ठीक है, मैं पत्नियों को कमजोर नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कमजोर है इसलिए मैंने वो बात बोली। अब 14% प्रॉपर्टी है तो काहे को मजबूत, वो डरती है तलाक लेने से। तो भारत में तलाक का रेट है 5%, पुर्तगाल में तलाक का रेट है 94%, ठीक, अमेरिका में है 50%। भारत में तलाक लेना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। तो ये आ सकता है GS3 में और उधर आ सकता है GS2 में, IR में, ठीक है। इसके पीछे कारण था कोविड की वजह से पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट हुई थी, तो इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बजटरी प्रोविजंस किए थे, फिस्कल स्टिमुलस दिया था अलग अलग सेक्टर को, लोगों को फ्री राशन दिए थे ताकि राशन पर ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। राशन पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, जिससे आपके पास कुछ पैसा बचेगा बाकी सर्विसेज और गुड्स के लिए, जिससे कि आप कुछ और खरीद पाएंगे, कपड़ा, बीबी के लिए पान, बच्चों के लिए दवाई, इस टाइप का। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही पर्पस था। अदरवाइज क्या हम राशन खरीद कर नहीं खा सकते थे? गरीब कल्याण योजना क्यों चलाना था? राशन खरीद सकते थे ना, इसलिए ताकि जो पैसा बचा है बचा के रखो, चलो 600 लेने के काम आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आया क्यों पूछा, कैसे पूछा, और फ्यूचर में पर आधारित कैसा सवाल आ सकता है। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है 25-26, कह रहा है कि FY 26 में जो रियल GDP है वो 7.4% रह सकती है। 25 में चूंकि इकोनॉमिक सर्वे फेब में आ गया था, 25-26 तब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ था, उससे EWS वाले अक्सर मैसेज करते हैं कौन से साल का होना चाहिए। मैं सोचता हूं भाई बुद्धि लगा ना, इनकम के आधार पे बनता है इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम तय होता है फाइनेंशियल ईयर से, और फाइनेंशियल ईयर भी खत्म नहीं हुआ है 26-27 का, तो कैसे 26-27 का बन जाएगा? कॉमन सेंस, बनाएगा भी नहीं कोई। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए 25-26 का बोला था कि लगभग 6.5% रह जाएगा। अब ये क्यों बता रहा हूं आपको, एक तो प्रीलिम में ऐसे कभी कभी 5-10 सालों में एक सवाल पूछता है कि RBI के हिसाब से, SBI के हिसाब से, IMF के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, 3-4 ही हैं, इंडिया की GDP ग्रोथ रेट क्या अनुमानित। मैं इसको सबसे बकवास सवाल मानता हूं कि हर 3-4 महीने पे प्रोजेक्शन चेंज हो जाते, या तो लिख दो इस वाले क्वार्टर का, और अगर ऐसा लिख दिए तो बच्चा रटते फिरेगा फिर अलग अलग क्वार्टर का। तो क्या बैंकिंग का एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम, RBI का एग्जाम है? नहीं ना। लेकिन अब पेपर सेटर को लगता है देखो मैं कितना महान क्वेश्चन बना दे रहा हूं, मूर्ख है पेपर सेटर, समाज से आता है, तुम्हारे जैसा ही, हमारे जैसे ही, क्या करेगा। तो ऐसे सवाल प्रीलिम के लिए कभी कभी गेस करने में काम आ सकते हैं। गेस क्यों करने में? 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 26 में वास्तविक GDP 7.4% रह सकती है, और पिछले साल 6.5% अनुमानित थी। कॉमन सेंस लगा ना। पिछले साल इकोनॉमिक जो ग्रोथ था उसके थोड़ा बहुत कम रहने के पीछे इन्वेस्टमेंट उस तरीके से इंडिया में हुआ नहीं, और अलग अलग सेक्टर्स, क्योंकि जो एक परचेजियल मैनेजर इंडेक्स है जिसको पब्लिश करते हैं वो, उसके हिसाब से देखा जाए जो कोर सेक्टर है उसमें डिमांड थोड़ी सी कम रही। एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भी हमें थोड़ा सा एक हिसाब से डिमांड हमारी कम हुई, हालांकि हमने उसको डाइवर्सिफिकेशन करके यूरोप में माल सप्लाई कर दिया, लेकिन शायद अगर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया होता तो शायद यूरोप में भी बेचते, अमेरिका में बेचते, तो शायद और प्रोडक्शन होता। ऑफकोर्स GDP GVA पे डिपेंड करती है, क्रॉस वैल्यू एडेड, तो ज्यादा कार बनाते, ज्यादा सामान बनाते, ज्यादा उसमें वैल्यूडेशन करते, ज्यादा एक्सपोर्ट करते, इकोनॉमी भी इंप्रूव होती। सिर्फ एक्सपोर्ट ही थोड़े बढ़ता, एक्सपोर्ट करने से एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ता, इकोनॉमी भी बढ़ती। चाइना पूरा एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, तो एक कई सारे मिले जुले रूप थे, ऐसा एक ही कोई कारण नहीं था। तो इकोनॉमिक सर्वे को लगा कि जो प्रॉब्लम थी 25-26 में, जो इरिटेंट्स थे, अमेरिका के साथ एक फेवरेबल डील हो रही है, 2 दर्जन से ज्यादा कंट्रीज के साथ हम FTA कर रहे हैं, सब नेगोशिएशन कर रहे हैं, यूके और यूरोपियन यूनियन का जो FTA हुआ है दिसंबर तक रोल आउट हो जाएगा, तो GDP बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे को लगता था। इकोनॉमिक सर्वे ने कहां सोचा था, अभी 2-4 B2 बम्बर्स ने बम गिराए हैं, अभी तो फुल फ्लेज वार होने वाला है, कहां पता था। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रपोजेज, अमेरिका डिस्पोजेज।
उसने बताया कि भाई 7.4% रहेगा। अमेरिका ने कहा लो 1% तो मैं कम कर दूंगा। तो अब ध्यान में रखना कि अगर ऐसे कोई प्रीलिम में सवाल आ जाए तो कॉमन सेंस अप्लाई कर रहा है कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे ने बोला होगा उस समय। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें, फरवरी तक की बात करें, बोला होगा उस समय स्थिति नॉर्मल थी। अगर ऑनगोइंग क्वार्टर में कोई बोल रहा है मतलब ग्रोथ रेट अपने आप कम हो गया होगा, प्रोजेक्शन अपने आप कम हो गया होगा। इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी हिम्मत है 7.5% ग्रोथ हासिल करने की, 8%, तो कोई साधारण सा व्यक्ति भी नहीं कहेगा। तो ये सब अगर कॉमन सेंस रहता है तो एग्जाम में गेस करने में आसानी होती है, जिसको मैं कहता हूं लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग तुक्का नहीं, लॉजिकल गेसिंग आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका उपयोग करते हैं और उसके लिए पढ़ना पड़ता है। बस वहां पे हेल्प ये हो जाती है कि आप कंफ्यूज नहीं होते, आप पढ़े रहते हैं तो आपके पास स्पष्टता से दिखता है कि भाई यही वाला आंसर होगा, आप बहुत परेशान नहीं होते। अगला क्वेश्चन, अच्छा यूपीएससी के भी सवाल देखो जरा। भारत में लगातार जो फूड इन्फ्लेशन ऊपर बना हुआ है, क्या कारण है और इनको कंट्रोल करने में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कितना इफेक्टिव है? तो ये 24 में सवाल पूछा था। यही सवाल पलट करके यूपीपीसीएस पूछ सकता है आपके 26 में। क्यों? पेट्रोल के दाम बढ़ने का नुकसान सिर्फ ऑटो सेक्टर को थोड़ी हुआ होगा, एनर्जी सेक्टर को सिर्फ थोड़ी हुआ होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी तो हुआ होगा। तो सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आप यूज करते ही इलेक्ट्रिसिटी। पेट्रोलियम बढ़ेगा, गैस का कीमत बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि गैस पे भी बेस्ड है। आप व्हीकल चलाओगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, सब्जियों को लाद करके कोल्ड स्टोरेज तक लेके जाओगे, मार्केट तक लेके जाओगे तो भी पेट्रोलियम लगेगा ही। रेलवे तो वैसे भी 20-30% तक हिस्सा रखता है, 60-70% तो रोड सेक्टर ने कैप्चर कर लिया। तो रोड सेक्टर पे पेट्रोल से गाड़ी चलती है, डीजल से चलती है। तो अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा तो फूड क्या, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर फूड ना भी पूछे, एक सिंपल सवाल पूछे कि हाल के समय में ओवरऑल इन्फ्लेशन में एक बढ़ोतरी देखी गई है, इंक्रीमेंट देखा गया है, और जो आरबीआई है उसकी जो एमपीसी, उसकी एफिकेसी या कैसे निपट रहे हैं, क्या उपाय अपना रहे हैं। 3-4 क्वार्टर से आप लगातार देख रहे हैं कि जो गवर्नर आरबीआई के वो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को छेड़ नहीं रहे ज्यादा, ऑलरेडी बहुत टाइटन है। इसलिए चूंकि जरा भी उसको कम करेंगे तो लिक्विडिटी और आ जाएगी, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, इसके लिए मार्केट में पैसा चाहिए, बैंकों के पास पैसा चाहिए, तुम्हारे पास पैसा चाहिए, और वो पैसा तभी आएगा जब आरबीआई रेपो को कम करेगी। ज्यादा पैसा बैंकों को उधार देगी ताकि बैंक तुम्हें ज्यादा उधार दे पाए। लेकिन अगर रेपो कम किया, ज्यादा बैंकों के पास पैसा आया, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आया, खूब खर्च करोगे तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा। तो आरबीआई की समस्या यह है कि इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट से कैसे निपटे। रघुराम राजन का कार्यकाल सबसे क्राइसिस वाला कार्यकाल था इस मामले में। 2008-9 की जो मंदी, लेमन ब्रदर्स की जो मंदी आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 8-9 में तगड़े से एक इम्पेटस दिया, 1 लाख करोड़ के आसपास इंडस्ट्रीज को दे दिया, 50-60 हजार करोड़ किसानों को दे दिया, कर्जा माफ कर दिया पी चिदम्बरम ने। इसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, और वो पैसा इसलिए गवर्नमेंट ने दिया था, हेलीकॉप्टर मनी टाइप का हो गया है, ताकि डिमांड क्रिएट किया जा सके। तो उस मंदी में जब दुनिया मंदी में डूब गई थी, यूनाइटेड स्टेट भी मंदी में आ गया था, नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रहे थे, तब भारत की ग्रोथ रेट 8%, 8.5% चल रही थी। एंड दिस ग्रोथ रेट वाज मोस्टली ड्यू टू डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक कंजम्पशन, घरेलू जो खपत है, ज्यादा पार्ले जी बिस्किट पैसा आया तो तुमने पता चला एक एक पैकेट खा गई पार्ले जी। ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आया तो तुमने कहा सत्तू के भी पराठे खाऊंगी और आज आलू गोभी और खाऊंगी, खरीदा तुमने, पैसे हैं तुम्हारे पास, तो कंजम्पशन बढ़ा। पर दिक्कत क्या हुआ, टमाटर तो 1 किलो ही पैदा हो रहा था, सत्तू तो 1 किलो ही बन रहा था, यूनिट ऐसे मान रहा हूं, पैसे आ गए तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी, तो लाइन में लोग लगे हैं टमाटर खरीदने के लिए, तो टमाटर और लाल होता गया और महंगा होता गया। क्योंकि इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर डिमांड अचानक से बढ़ती तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। डिमांड जब लॉन्ग टर्म तक बढ़ती रहती है, लंबे समय तक बढ़ती रहती है, तब प्रोडक्शन बढ़ता है। क्यों? मान लो मैं पार्ले जी बनाने वाला हूं, 100 पार्ले जी बनाता हूं, 100 बिस्किट, 100 पैकेट, अचानक से तुम सबके पास पैसा आ गया, सरकार ने दे दिया है, पीएम स्टूडेंट शुरू कर दिया है, उसने 6,000 रुपए महीने दे रहा है, पीएम किसान की तर्ज पर। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, टीबीसी खा के नहीं सोएंगे, अब पार्ले भी खाएंगे।
तो पैसे आ गए तुम्हारे पास, तुम पार्ले जी खरीद रहे हो, मुझे पता है पार्ले जी की डिमांड अब 150 हो गई है, फिर भी मैं नया प्लांट नहीं लगाऊंगा, डरूंगा। क्यों? कहीं ये टेम्परेरी तो नहीं है, नया लगाया नहीं बिका, पता चला डूब के और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर साल भर 2 साल 3 साल एक ट्रेंड बन गया कि तुम लगातार डिमांड बनी हुई है तो मैं नए प्लांट लगाऊंगा। इसलिए इकोनॉमी में कहा जाता है कि जो मॉडरेट इन्फ्लेशन है, यानी कि मध्यम दर्जे की जो महंगाई, वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी होती। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज वो जानबूझ करके 4-5% महंगाई रखते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही महंगाई ज्यादा बढ़ने लग जाए तो इसके बहुत नुकसान। महंगाई बढ़ेगी, सबसे पहला नुकसान क्या होगा? लोगों के पास सेविंग नहीं रहेगी। अभी तक 20% खर्च कर रहे थे आटे दाल चावल पर, अब 40% खर्च कर रहे हैं। सेविंग नहीं रहेगी तो कहीं पे पैसा लगा नहीं पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा, सरकार को पैसा नहीं मिलेगा, सड़कें नहीं बनेंगी, प्लांट नहीं लगेंगे। फिर सरकार पता चलेगा बैंकों से उधार लेगी तो फिर से प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचेगा तो क्राउडिंग आउट होगा। तो ये सब फिर सरकार बाहर से लेगी तो उसको भी चुकाना पड़ेगा, तो सरकार पता चलेगा उसको चुकाने में ज्यादा पैसा जा रहा है तो सरकार की साख गिरेगी, क्रेडिट गिरेगी, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। तो ओवरऑल एक विशियस साइकिल में हम जकड़ जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं, बट इन्फ्लेशन अच्छी बात, एवरेज इन्फ्लेशन अच्छी बात। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है, इसको आप फूड इन्फ्लेशन ना पकड़े। सामान्य बच्चे क्या करते हैं, वही तो शिकायत। इसका मॉडल आंसर उनको मिल जाएगा, यही का जमाना है। अब मेरे बहुत सारे परिचित हैं, दोस्त हैं, जिनके सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो अब भी यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हैं। फिर भारत की जितनी भी लीडिंग कोचिंग है सब में कंटेंट हेड बने हुए बैठे हुए। अभी जैसे मुझे 311 रैंक जिनका है, प्रिंस का, उन्होंने अप्लाई किया था आईआरएस कि पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा पढ़ा लीजिए, लेकिन दिक्कत यह है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, काम बहुत करना है, आप सर्विस के साथ कर नहीं पाएंगे। हम भी चाहते हैं कि सिलेक्टेड लोग काम करें, दिक्कत यह है कि सिलेक्टेड लोगों के नाम का इस्तेमाल नहीं करना है, काम करवाना है। तो बेहतर है ना मैं इंटरव्यू वालों से काम करवा रहा हूँ, ज्यादा मार्क्स खाली दिखाने के लिए लेके आऊं क्या? तो कंटेंट बना रहे हैं, और कंटेंट कैसे बन रहा है, दिक्कत यह है कि एआई कुछ वैसे जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा है। ये क्वेश्चन दे दो एआई को, अपने आप मॉडल आंसर बना के दे देगा। उसके लिए आपको प्रीलिम पास करना भी जरूरी नहीं है। किसी भी यूपीएससी इंटरव्यू दिए वाले का नाम हटाओ, लगाओ और सीवी भेजो, रख लेंगे काम पे। कि बड़ी कोचिंग वेरीफाई करने वाला कोई नहीं, तो वो नुकसान कर रहा है। इसका मॉडल आंसर नहीं पढ़ना है, ये कौन बताएगा? इसका मॉडल आंसर नहीं पढ़ना है, कौन बताएगा? मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या गवर्नमेंट और आरबीआई कर रहे हैं, इसके आने की संभावना बहुत कम है, नगण्य, ना के बराबर। कब अगली बार फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कब अगली बार आरबीआई एक्शन लेगा, कब अगली बार आयोग को ध्यान में आएगा, कब पेपर सेटर को पसंद आ जाएगा, सवाल देगा? ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होते। रिपीट होता है थीम। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, एक आर्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ भारत का। उस पर आरबीआई एक्शन लेगी, एमपीसी एक्शन लेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेगी, ये भी एक आर्य सत्य है। तो महंगाई बढ़ रही है, उसके कॉजेज, उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल या प्रिवेंट नहीं, मैनेज करने के लिए, हमेशा मैनेजमेंट होता है उसका। उसको मैनेज करने के लिए जो मैंडेट है आरबीआई को एमपीसी के तहत, वो स्ट्रक्चरल मैंडेट क्या है, आरबीआई क्या और एफर्ट कर रहा है ये, और गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है। अगर ये आपको आर्गुमेंट पता हो, कुछ कुछ फैक्ट पता हो, जैसे नाम पता हो कमेटी का, तो आप किसी भी सवाल में घुसा सकते। तो आपको ये देखना है कि फूड इन्फ्लेशन का रट लेंगे हम, फिर आप पढ़ेंगे भारत में इतने मेट्रिक टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, हाउएवर इस वाले दाल में शॉर्टेज हो गया जो हम यहां से मंगा रहे हैं, इसलिए महंगाई इधर बढ़ गई। क्या करना है उसका? क्यों जानना है? रोज नामचा चाहिए क्या? अखबार बनाने जा रहे हो क्या तुम? रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो। 3 ही चीजें चाहिए रॉ मटेरियल। जैसे ईटा, बालू और सीमेंट चाहिए ना, घर बन जाता है। ऐसे डेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और करंट अफेयर, ये 3 चीजें किसी के पास हैं, फट 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 आर्गुमेंट जनरेट करेगा, एआई से भी तेज जनरेट करेगा। आप कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दीजिए, कोई भी क्वेश्चन, पिछले 10 सालों की यूपीएससी और यूपीपीएससी से कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, तो मैं गारंटी, आप लीजिए मॉडल आंसर पकड़िए, देखिए और मुझे कोई भी दीजिए, आई कैन जनरेट बेटर देन बेस्ट मॉडल आंसर, बेटर देन बेस्ट आर्गुमेंट, जो भी आपके पास मॉडल आंसर होगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कई बार कर ही देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है,
मेरे पास करंट अफेयर है, मेरे पास डेटा है, और ये तीन चीजों से हम आर्गुमेंट जनरेट कर सकते हैं। नंबर क्या देगा दैट इज डिफरेंट थिंग, तो बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, बट ये तीन रॉ मटेरियल आपके पास होने चाहिए। तो अगली बार फूड इन्फ्लेशन के बजाय ओवरऑल इन्फ्लेशन पूछ ले, या इंडिया में कोर सेक्टर जो है उसको लेकर के, या डिमांड सप्लाई के मिसमैच को लेकर के, सप्लाई चेन के मिसमैच को लेकर के, क्योंकि जो ऑयल है, ऑयल का प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई चेन के डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम। ऑयल तो है ही ना अरब में, हम ला नहीं पा रहे हैं, सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट आ गया, तो रसिया पे सैंक्शन लगा दिया, तो वहां से भी उतना नहीं ला रहे, वेनेजुएला से लाना महंगा पड़ता है। अभी आपको रिपोर्ट बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेटा पब्लिश किया है, भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज को पिछले 4 महीनों में 75,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, 75,000 करोड़ का। 25 कंट्रीज से हम तेल खरीद रहे थे, आज हम 42 कंट्रीज से ले रहे हैं, किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई एनर्जी, सब पकड़ के पूरा एनर्जी 42 कंट्रीज से ले रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल हमने बढ़ाया है, और वो तेल 25% ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम कहां है, प्रोडक्शन का या सप्लाई का? तो अगर मुझे सवाल बनाना तो बना दूंगा। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई डिसरप्शन की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या एफर्ट कर रही? तो पहले कॉन्टेक्स्ट बताओ, चूंकि इसमें इंट्रो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पे होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहां ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो आप बताइए, इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट मोर देन 40% ऑफ इट्स ऑयल डिमांड फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज, and it got disrupted due to Hormuz Strait closure, and hence government reported 75,000 crore loss and 25% costly oil import by OMCs। इन 2 लाइन में 3 लाइन में समझ में आ गया कि सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, ये लॉस हो रहा है, और ये लॉस की भरपाई करने के लिए ऑयल कंपनीज कीमत बढ़ा रही है पेट्रोल की, और जिसका भार अंत में किस पे लगेगा? कस्टमर पे लगेगा। कस्टमर ज्यादा पे करेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? ज्यादा पे करेगा तो ज्यादा वसूलेगा भी ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम गोभी उगाने में 10 रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो तुम कस्टमर को सस्ते में बेचोगे, धनिया भी ले जा, मिर्चा भी ले जा, नहीं करोगे ना। तो किसी भी तरह से सवाल पूछे इन्फ्लेशन से रिलेटेड, बस आपको करंट अफेयर पता हो उस टॉपिक का, उस कॉन्टेक्स्ट का, चाहे फूड इन्फ्लेशन हो, चाहे ऑयल लेड इन्फ्लेशन, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ब्रेकअप की वजह से इन्फ्लेशन, करंट अफेयर पता हो, कुछ डेटा पता हो जो मैंने आपको बताया, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद किसी मॉडल आंसर की जरूरत पड़ेगी जिंदगी में? नहीं पड़ेगी। लेकिन इस क्लैरिटी के लिए फिर से डायनामिज्म, स्मार्टनेस, अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर, डायनामिज्म के लिए बार बार पीवाईक्यू लिंकेज, स्मार्टनेस के लिए उनका यूज। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यू। मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी ने पूछा है तो यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है। ठीक है, यूपीएससी अच्छा पूछता है, यूपीपीसीएस खराब पूछता है, ऐसी माइंडसेट छोड़ दीजिए। जब सीधे सीधे प्रश्न पूछते थे, आप 2024 आप यूट्यूब पे डालना, भागीरथ प्लस के क्वेश्चन इतने टफ क्यों होते, हेड मैथ्रे, तो आपको मिल जाएगा जनवरी 2025 का वीडियो, कि मैं बहुत टफ क्वेश्चन बना रहा था, एक स्टेप ऊपर यूपीएससी के। ऐसा इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे पता था कि भाई यूपीपीसीएस में सिंपल पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हर किसी का इवोल्यूशन है। मैंने देखा है कि कैसे यूपीएससी 2013 में बच्चों जैसे सवाल पूछती थी, 15-16 के बाद में भयानक पूछना शुरू कर दिया, 21-22 के बाद और टफ कर दिया। तो इवोल्यूशन होता है, सिंपल क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जा सकते। तो यूपीपीसीएस भी इवॉल्व करेगा, और एथिक्स में इवॉल्व किया, जीएस3 में इवॉल्व किया, जीएस 5-6 में अभी भी वैसे ही, चूंकि नया नया आया हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, देख लेना 26-27 में हो सकता है इवॉल्व कर जाए। तो आपको एक स्टेप आगे रहना है, या आपको मॉडल आंसर फॉलो करना है? आप मॉडल आंसर फॉलो करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। मॉडल आंसर्स आर फेक, कुछ नहीं रखा है उसमें। असली मामला है उसमें अच्छा आर्गुमेंट है, अच्छा कुछ वैलिडेशन है, स्ट्रक्चर अच्छा है जो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करता है। इसलिए आपके हर क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है अप्रोच, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। वही सबसे इंपॉर्टेंट कि इस क्वेश्चन की एक्चुअली डिमांड क्या है, और फिर जो भी आंसर उसका अगर वैलिडेशन लास्ट में समराइज किया हुआ है तो दैट इज एनफ। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, आर्गुमेंट जनरेट करने के लिए डेटा करंट अफेयर को लिंक करना, बस इतना ही चाहिए जीएस3 में। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बी आकार की रिकवरी इंडिया की इकोनॉमी में हो रही है? कोविड के टाइम का सवाल, जब लोग कहते थे वी शेप, के शेप, डब्ल्यू शेप, यू शेप, ब्ला ब्ला, तो सवाल पूछा था।
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते तो आपको पता होता कि ऐसे डिस्प्यूट डिबेट रोज होते थे। इंडिया के लिए किस टाइप की रिकवरी अच्छी, इंडिया की इस वाले सेक्टर में किस टाइप की रिकवरी हो रही है। तो पेपर सेटर भी अखबार ही पढ़ता है ना। पेपर सेटर अभिजीत बनर्जी की किताब नहीं पढ़ता, पुअर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, पेपर सेटर अखबार पढ़ता है। अखबार का नशा करता है, चाय लेगा, अखबार लेगा और प्रपंच करेगा, या शाम को देश की इकोनॉमी को गरियाएगा और साथ में 60 लेगा। तो वही करता है। अब भाई क्या काम है उसके पास बताओ। तो उसके माइंडसेट को समझो। आजकल एआई आ गया है, इसलिए अब उसके हाथ में भी एआई है, और एआई पेपर सेटर के हाथ में ज्यादा खतरनाक। बच्चों के हाथ में जितना एआई खतरनाक है, जो पेपर जो आपके कंटेंट बनाते हैं, बंदर के हाथ में उस्तरा है, तो बंदर हाथ में उधर तलवार है। उसको तो बिल्कुल नहीं आता। ऐसा प्रॉम्प्ट देगा, क्वेश्चन को अनर्थ कर देगा। अभी आजकल क्वेश्चन बन रहे, देख ही रहे हो कैसे ट्रांसलेशन हो रहे हैं कैसे। लेकिन अगर स्मार्ट रहा तो खेल जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि यार पढ़ लिया होता। तो हमेशा से थोड़ा सा रहो एक कदम आगे, ठीक है भाई। अब आगे नीति आयोग। कौन? पहला चैप्टर जो था, पहला जो ब्लॉक है इकोनॉमी का, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने क्वेश्चन देख लिया यूपीपीएससी और यूपीएससी। अब समझ में आ गया कैसे सवाल पूछे गए अब तक। अब नीति आयोग देख लेते हैं। नीति आयोग हो गया है सिलेबस की हल्दी, 6 में, 5 में, 3 में, 2 में। अरे भाई तुम नीति आयोग के नाम पे एक नया पेपर बना देते। मैं कह रहा हूं जीएस पेपर 5 को हटा के नीति आयोग डाल देते। नीति आयोग की रिपोर्ट पहला चैप्टर, नीति आयोग का इकोनॉमी पर प्रभाव, उसके लिए प्लानिंग, रिसर्च, फिस्कल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में उसका कंट्रीब्यूशन। आप बना देते 5-6 चैप्टर, बना देते 20 सवाल। क्या दिक्कत, हम नीति आयोग अलग से पढ़ लेते। क्यों परेशान करके रखा है, हर जगह डाल के रखा है, हर जगह सवाल पूछते हो। इसलिए कहता हूं ना कि क्या है मतलब, तुम्हें अजीब नहीं लगता हर जगह वही पढ़ रहे हैं। अब नीति आयोग यहां देखो, कह दिया बस नीति आयोग। नीति आयोग के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, इसके 3 साल की कार्य योजना की व्याख्या कीजिए। अगर यह सवाल कोई मुझे बोले सोते हुए भी, मैं सो रहा हूं, नींद ले रहा हूं, नींद में हूं, गहरी नींद में हूं, और मुझे कोई बोले मास्टर सवाल देता हूं तो बता कौन से साल आया, और मैंने मान लो नहीं देखा है, मैं बोलूंगा साल 2022 के पहले आया होगा। क्यों? कि पैदा हुआ था नीति आयोग तभी उसने एक्शन एजेंडा, विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। तो पब्लिश करेगा अगर 18-19 में, तो सवाल 25 में थोड़ी पूछेगा। ऐसा नहीं होता है अनटिल उसका रिलेवेंस अचानक से जाग जाए। गवर्नमेंट कहे नीति आयोग के एक्शन एजेंडा पर एक्शन का वक्त आ गया है। पीएम गति शक्ति अगर शुरू होगी 4 साल पहले, तो पीएम गति शक्ति अब नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो पेपर सेटर बेवकूफ। इसलिए नीति आयोग के एक्शन एजेंडा पर सवाल तभी बन सकता था जब एक्शन एजेंडा, विजन डॉक्यूमेंट आया था। अब बनेगा जैसे यूपीएससी ने पूछा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पर। अब सवाल बन सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए नीति आयोग जो कोशिश कर रहा है थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो बनेगा जीएस 2 में। या नीति आयोग कोई ऐसा रिपोर्ट जारी कर दे जैसे कि एमपीआई जारी कर दिया, तो आपके जीएस 3 इकोनॉमी में पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी में एमपीआई के साथ को लिंक करके सवाल बन सकता है कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एमपीआई 18 में आएगा और एमपीआई पर सवाल पूछे, या 22-23 में आएगा और एमपीआई पर सवाल 26 में पूछा जा सकता है, बट नीति आयोग के नाम पे शायद ना पूछे, ओवरऑल पूछे। क्योंकि 3 डेटा हमारे सामने। पहला डेटा है एक्सट्रीम पॉवर्टी का, वेयर वर्ल्ड बैंक सेज इंडिया में 2.5% ही एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब नुची वहां फटी आस्तीन, मोटा महीन कुछ नहीं है उसके घर में, वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, घर से निकलेगा तो लोग कहेंगे देखो गरीब जा रहा है, वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि मैं भी लोगों से बोलता हूं गरीबी में क्या परेशान कर रहे हो, तो हंसते, तो मैं रिलेटिव पुअर हूं। एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसमें भारत की नीति आयोग के हिसाब से 11% पॉपुलेशन 11.5% आती। क्यों? एक से ज्यादा पैरामीटर पे वो गरीब है। हो सकता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ना हो सकता है हेल्थ सिक्योरिटी ना
हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ना हो सकता है एजुकेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो सकता है हेल्थ प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, मतलब 2 या उससे अधिक मोर्चे पर वो गरीब है। तो मामला सिर्फ कंपैरिजन का नहीं है, अलग अलग डायमेंशन पे वो गरीब है। और ऐसे लोग हैं, आप कालाहांडी में जाएंगे, आप ट्राइबल से मिलेंगे, आप देखेंगे उनके पास पीएम अन्न योजना जो भी है, पीडीएस का राशन आ रहा है, मस्त दाल भात तरकारी वो भी खाते हैं, ठीक है, आलू खाते हैं, दाल भात खाते हैं, मस्त खाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, वो दोबारा इमेज नहीं बनाना चाहता भात बहादुर वाला, ठीक है। तो कुपोषण के शिकार, हड्डियां हर जगह से निकली हुई हैं और ऐसे लगता है सारा पोषण उनका पेट में आ गया। तो क्या है वहां पे? हिडन हंगर है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का इशू है, स्टंटिंग है, बेस्टिंग है। एनएफएचएस 6 कहता है कि भारत में 25% और 28% स्टंटिंग और वेस्टिंग के केसेस कम हुए हैं। डिस्पाइट दैट फैक्ट 30% लोग स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार हैं भारत में। और 4.5 लाख घरों से डेटा लिया है एनएफएचएस 6 ने, तो मैं मानता हूं सही होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में हिडन हंगर है, क्योंकि भारत में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं है। पीडीएस सिर्फ आपको फूड सिक्योरिटी देता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं देता है। उसके लिए चाहिए क्या? चाहिए उसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए अलग से न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मिड डे मील में बहुत पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। उसके लिए विमेन के हेल्थ को स्पेशल फोकस किया जाएगा, क्योंकि विमेन का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो बच्चा जो पैदा होगा निश्चित तौर पे वो स्टंटिंग वेस्टिंग का शिकार होगा ही होगा। तो जब विमेन का हेल्थ अच्छा नहीं है तो विमेन के हेल्थ को अच्छे रखने के लिए जब वो पैदा हुई थी उस समय उसका हेल्थ अच्छा होना जरूरी था, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तब उसकी मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं था। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, चेन ऑफ हेल्थ इशूज, उसको कम होने के लिए कम से कम 50 साल लगेंगे। क्योंकि जब उसकी बेटी हेल्दी हो जाएगी तब उसके बच्चे हेल्दी होंगे, तब उसके बच्चे हेल्दी होंगे। और ये तो 3 जनरेशन का मामला है जिसमें 50 साल लगने वाले हैं। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं अगले 50 साल तक कि भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा। हाँ, उनका अच्छा हो जाएगा जो ऑलरेडी पिज्जा पार्टी करते हैं, के पास है खाने पीने की, ठीक है। तो ये इशू है। तो नीति आयोग पर जो सवाल बनेगा वो नीति आयोग के किसी करंट अफेयर या किसी उसके हाल फिलहाल में किए गए प्रयास को स्टैटिक टॉपिक से लिंक करके बनेगा। नीति आयोग के क्या पर्पज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं एंड सो ऑन। साल 2023 फिर से बोल दिया। और प्लानिंग कमीशन के साथ शायद डिफरेंस पूछा है, हाँ प्लानिंग कमीशन के साथ डिफरेंस पूछे। प्लानिंग कमीशन भी मुझे एक बार आपको बताया था, जीएस2 जब पढ़ा रहा था, फिर नीति आयोग पढ़ा रहा था, तो आपको बताया था कि जब नीति आयोग आया तो उस समय क्या नाम इनका, हारे हुए लोगों के वकील जो है, हारे हुए लोगों के वकील कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल का बयान था नीति आयोग नीतियां बनाएगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही। तो प्लानिंग कमीशन भी तो नीति ही बनाता था, है ना। तो अब तो यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहा था, बस न्यूज़पेपर का नशा करता था। मैंने सोचा यार बात तो सही कही, क्या विलक्षण लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, क्यों लाया नीति आयोग, सोच रहा था। आज सोचता हूं कि कपिल सिब्बल तो थे ही हारे हुए लोगों के वकील। हो सकता है कपिल सिब्बल ने बहुत बड़ी बात कह दी ऐसा उनको लगा हो, तो हो सकता है कपिल सिब्बल को पता ना रहा हो। एक्चुअली किसी को ठीक से नहीं पता था होने क्या जा रहा है, इसलिए कपिल सिब्बल ने, हर आदमी अपने सिचुएशन का, अपने टाइम का बाय प्रोडक्ट होता है, तो कपिल सिब्बल ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी बात कही थी। बट आज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नीति आयोग अलग अलग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इकोनॉमी के सेक्टर में, पॉलिटिकल कॉपरेशन के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, हर जगह उसने बहुत सारे एसोसिएट फेलोज, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर बैठा के रखे। प्रॉपर वैकेंसी निकलती रहती है अक्सर। और वो लोग क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, दुनिया भर का डेटा, भारत का डेटा, उन डेटा को कोरिलेट करवाते हैं, उन डेटा को प्रोसेस करते हैं और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स निकालते हैं, इंडेक्सेस निकालते हैं। रिसर्च पेपर कहना ठीक नहीं होगा, डेटा प्रोसेस्ड पेपर कहना ज्यादा ठीक होगा। इंडेक्सेस डेटा प्रोसेसिंग ही है ना, इंडेक्स इज नॉट ऑल अबाउट रिसर्च। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि नीति आयोग ने भूजल, ग्राउंड वाटर का जाके खुद सर्वे किया होगा, वो तो बहुत सारे स्टेट का डेटा कलेक्ट किया होगा और उसके बाद में इंडेक्स निकाल दिया। बस किया ये कि उन्होंने पैन इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी निकाला, तो एक कंपैरिजन हो पाई प्लानिंग करने के लिए। नीति आयोग ने यह पता किया कि भारत में जब पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी को पूरे भारत में लागू किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
और उसका नुकसान ये होता है कि अलग अलग राज्य का विकास उस समान गति से नहीं हो पाता जिस समान गति से हमने एक्सपेक्टेशन किया। इसके पीछे कारण ये है कि अलग अलग स्टेट की कंडीशन अलग अलग है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, डेवलपमेंटल पैरामीटर्स अलग अलग हैं, वहां पे जो एनफोर्समेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके द्वारा किए गए प्रयास अलग अलग है। और वही चीज सब स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तब वो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लेकर आए कि भारत के सबसे पिछड़े हुए 100 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको पैसे से ज्यादा जरूरी है उस स्कीम का बेहतर इंप्लीमेंटेशन, बेहतर एनफोर्समेंट। इसकी वजह से स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 1 रुपए नहीं मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट को और ब्लॉक को, मिलता है सिर्फ एनफोर्समेंट का सपोर्ट। उसमें जो भी प्रशासनिक खर्चे थोड़े बहुत हो जाए, बाबू लोग अपने खर्चे के लिए बिल बना के भेज दें, वही सब, बस, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो ये नीति आयोग को कैसे पता चला? जब नीति आयोग ने इस बात को पता करने की कोशिश की तो नीति आयोग की स्पेशल डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक की जो प्रोग्राम है वो है एविडेंस बेस्ड, एम्पेरिकल एविडेंस के आधार पे नीति आयोग प्लानिंग करता है, नीतियां बनाता है, जो प्लानिंग कमीशन नहीं करता था, क्योंकि वो ठंडे कमरे में बैठ करके दिल्ली में प्लानिंग भवन में वहां से एक पॉलिसी बनाते थे जिसको लोगों को अप्लाई करना था और इसे कहते थे टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो आज तक आपने मॉडल आंसर पढ़ा होगा, हर जगह लिखा रहता है प्लानिंग कमीशन फॉलो करता था टॉप टू बॉटम अप्रोच, जबकि नीति आयोग फॉलो करता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब समझ में आया ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि नीति आयोग बहुत सारे रिसर्च के डेटा, बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे इंसिडेंसेस ग्राउंड लेवल से उठाता है, उनको कंबाइन करता है, कंपाइल करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के लिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक इंडेक्स, एक रिपोर्ट और एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर देता है और उस आधार पर राज्यों को कहता है कि आप प्लान कीजिए। नीति आयोग को पता चला कि डिस्कॉम्स का घाटा बहुत ज्यादा है। जब डिस्कॉम्स का घाटा बहुत ज्यादा है, नीति आयोग को पता चलता है तो नीति आयोग एक डैशबोर्ड बनाता है। उस डैशबोर्ड में आज भी आप जाओ, एनर्जी डैशबोर्ड अब नीति आयोग डालो, एनर्जी डैशबोर्ड अब नीति आयोग, वहां पे आपको एक पिच्छू जैसा डायग्राम मिलेगा। पिच्छू जैसे डायग्राम में यहां ऊपर आता है सेलेक्ट करने के लिए स्टेट। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, फट से आ जाएगा उत्तर प्रदेश में किस टाइप के फ्यूल से एनर्जी डेवलप हो रही है, फॉसिल फ्यूल कितना, रिन्यूएबल कितना, विंड कितना एंड सो ऑन। फिर उसमें आ जाएगा डिस्कॉम का घाटा, आ जाएगा पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी का 7,000 करोड़ का घाटा, फट से आ जाएगा। वहीं से डेटा निकाला था उत्तर प्रदेश के लिए GS6 में। मैं खुद शॉक रहेगा, मैंने कहा इतना घाटा है, घाटा है। तो नीति आयोग ने कैसे किया? स्टेट को बोला जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी है, या आपका जो लॉसेस हैं, एनटी लॉसेस हैं या ओवरऑल लॉसेस हैं, उन सबको मुझे बताइए और मैं इसको अपने डैशबोर्ड पर रियल टाइम रिफ्लेक्शन होता है यहां। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि भारत सरकार उदय स्कीम लेकर आई कि डिस्कॉम कंपनीज का घाटा कैसे कम किया जाए। उसके लिए उनको कुछ बॉन्ड वॉन्ड दे दिए, उनका घाटा कम करने की कोशिश की। उसके लिए फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई इधर भी आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा तो आपको एक्स्ट्रा ग्रांट दे देंगे हम, 0.5% तक परमिशन दे देंगे, माफ करना, अच्छा परफॉर्म करोगे तो परमिशन दे देंगे। जैसे किसी भी राज्य को उधार लेना है, उधार लेने की कैपेसिटी डिसाइडेड है और GSDP का इतना ही उधार आप ले सकते हो, पहले से डिसाइडेड है एज पर FRBM, लेकिन उसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत उधार ले सकते हो। उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट विदेश से उधार ले ही नहीं सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। भारत से भी उधार लेना है, भारत सरकार से भी उधार लेना है, RBI से भी उधार लेना है, तो उसके लिए भी स्टेट को सेंटर से पूछना पड़ता है। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि अगर आपने एनफोर्समेंट ठीक से किया, गवर्नेंस में रिफॉर्म लेकर के आए, डिस्कॉम वगैरह में रिफॉर्म लेकर के आए, तो आपकी GSDP, राज्य की जो GDP है, उसका आधा % और उधार लेने की क्षमता हम बढ़ा देंगे। समझ में आया? और ये कहां से आया? ये इंस्पिरेशन आया नीति आयोग के डैशबोर्ड से। तो नीति आयोग एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करती है। बॉटम टू टॉप अप्रोच लिखने से सिर्फ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर कोचिंग वाला हर नोट्स में देता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। आपको यह पता होगा एग्जैक्टली है क्या बॉटम टू टॉप। और आपने अगर कुछ एग्जांपल लिख दिया, ऐसे लिखा नीति आयोग फॉलोज बॉटम टू टॉप अप्रोच, ऐसे किया, इसमें लिखा, क्या लिखा? एविडेंस बेस्ड प्लानिंग डैश एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका इंपैक्ट शायद ज्यादा पड़े, शायद, आई एम नॉट श्योर। कैसे वो 500 कॉपियां चेक करता है, मजदूरी भी कमी मिलती, वो सोचता होगा
इतनी पैसे में इतना ही मिलेगा। इतने में इतना ही मिलेगा। 5 रुपए 10 रुपए कॉपी दोगे और तुम उम्मीद करते हो मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा प्रेम पत्र की तरह, हर जगह देखूंगा इस कामा का क्या मतलब होगा, फुल स्टॉप का क्या मतलब, क्यों पढ़ूंगा भाई? तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा करने से उस बेवफा की दृष्टि कुछ तो पड़ जाए। एक बार देख ले, एक बार देख ले तो जीवन धन्य हो जाए। वही करवाना है और उसके लिए जो कर सकते हो करो। सारा खेल उसी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। आगे हाँ हो गया। अब देखो भैया क्या चल रहा है नीति आयोग में, इसलिए थोड़ा थोड़ा अवेयर करवा रहा हूं क्योंकि अब एक ही दिन में तो सब कर नहीं पाओगे। दे दूंगा डेटा कंपाइल करके तो एक दिन में रट पाओगे? नहीं रट पाओगे। थोड़ा थोड़ा देखते चलो। नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। आजकल एसडीजी इंडिया इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स काफी चर्चा में है और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स काफी चर्चा में है। 2018 में इंडिया का एसडीजी स्कोर 58 था। अभी 23-24 में 71 हो गया है। बीच के डेटा को यूज नहीं करना है, कंपैरिजन ऐसे दिखाना है। 2018 58, 2022-23 71। परसेंटेज चाहो तो लिख दे कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मोस्ट ऑफ द पैरामीटर पे लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द नहीं, सभी पैरामीटर। कभी आपने देखा है कि इंडिया पहले से ज्यादा गरीब हो गया, लॉकडाउन जैसी स्थिति में आ जाए? अखबार जब भी आपका बजट आता है एक बड़ी हेडलाइन आती है और कुछ सस्ते चैनल्स लिखते हैं आज तक का, अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट। मैं कहता हूं भाई आमदनी बढ़ती है तो खर्चा बढ़ता है, आमदनी नहीं भी बढ़ती है तो सरकार के खर्चे फिक्स होते हैं, तो बजट हमेशा ज्यादा ही रहेगा। बजट कम होना शुरू हो गया समझ लो फिजिकल इमरजेंसी लग गई। ऐसा नहीं होता है। तो पहली चीज बकवास बात। दूसरी चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 1 पॉवर्टी, 2 हंगर, 3 हेल्थ, 4 एजुकेशन, इनोवेशन, जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी है आपका 17 तक, वसुधैव कुटुंबकम तक, वहां तक आप पकड़ लीजिए। एक 17 नंबर का जो एसडीजी है वो खराब हुआ है पिछले 1-1.5 साल से। क्यों खराब हुआ है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 2025 ऐसा साल था जब सबसे ज्यादा वार हुए, 25 और 26। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 क्या कहता है? आप ऐसा प्रयास करेंगे जिससे वर्ल्ड पीस, यही तो कहता है ना, हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भारत का उसमें तो कोई रोल है नहीं। भारत कितना भी कह ले मैं विश्व मित्र हूं, कोई मानता ही नहीं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम क्यों होता, न्यू दिल्ली मेमोरेंडम हो जाता। मजाक कर रहा हूं, हमारा क्या लेना देना, मतलब हो रहा है झगड़ा, मरने दो, मर जाने दो, है ना, खत्म तो करे, तेल ही खत्म हो जाने दो, हम सीधे एथेनॉल पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास एथेनॉल है ना, जिसके पास एथेनॉल है उसको चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। आज 20 फरमाते हैं, E20 E100 कर देंगे, क्या दिक्कत? ठीक। तो क्या बता रहा था? बता रहा था कि एसडीजी 17 को छोड़ करके हर एसडीजी पे इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया। तो प्रीलिम में अगर इस तरह का ट्रैप अभी डाल दे, एसडीजी इंडेक्स में इंडिया का स्कोर 18 के 58 से बढ़कर 22-23 में, 23 में 71 हो गया है। आप कहोगे यस पढ़ा है, पढ़ा है भाई, पोथी रट के आया हूं, यस टिक, ओके, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। फिर भी एक बार पढ़ लेना, सब कुछ पता है फिर भी एक बार देख लिया करो, 1 नंबर से फेल हो सकते हो अगली बार। दूसरा स्टेटमेंट दे दे, इंडिया ने एसडीजी के सभी पैरामीटर्स पर इंप्रूवमेंट शो किया। अब यहां तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो सबके लिए नहीं दिक्कत होगी, कुछ लोग बोलेंगे मुझे समझता है, बट सामान्य स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सभी पैरामीटर्स ऑल जहां आ गया, वनली जहां आ गया, यार ये तो खतरे की घंटी है। बट अगर आप कॉमन सेंस से सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश का 2026 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है, उसी टाइप का है सब। क्योंकि अगर इंडिया में किसी भी एसडीजी के पैरामीटर पे इंप्रूवमेंट नेगेटिव में जा रही होगी, गवर्नमेंट चुप बैठेगी? कुछ ना कुछ प्रयास करेगी, या अगर नहीं चुप बैठे तो कुछ बताएगी? ऐसा होगा? कोशिश करेंगे फिक्स कर ले।
और इंप्रूवमेंट तो हो ही रहा है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ सर्विसेज हो, हर जगह इंप्रूवमेंट तो हो ही रहा है ना। 1 इंच का भी इंप्रूवमेंट है। ऐसे सवालों में ट्रैप से बचें। ठीक, अब तो ये हो गया, क्योंकि प्रीलिम देना है इसलिए जानबूझ करके फैक्टर थोड़ा बहुत शामिल कर रहा हूं, तो उसको उसी सेंस में लेना, बाकी यहां यूज कर लेना। नीति आयोग क्या करता है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बॉटम अप अप्रोच, और ये सब है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा ग्रोथ शो किया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में 25 पॉइंट्स का। ठीक, क्योंकि बेस कम था। अब 15 में बना था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 10 साल हो गए। कितने साल? जिसके जिसके 10 साल हो जाते हैं, जिसके जिसके 10 साल हो जाते हैं, मतलब मान लो अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर गया, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। तो नीति आयोग इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, इंपॉर्टेंट पहले भी था, क्योंकि सिलेबस में दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए दिया था। अब वो इंपॉर्टेंस किस लेवल का है, क्या पूछेगा, मुझे नहीं पता। मैं आज भी प्रोडिक्शन करने की स्थिति में नहीं हूं नीति आयोग को, अभी इस साल के लिए, 26 के लिए, 25 के लिए तो किया ही था। तो 26 के लिए प्रोडिक्शन मैं आपको करूंगा फरवरी में कहीं, जब इकोनॉमिक सर्वे आने वाला होगा। तब तक जो भी करना है कर ले लो, तो 200 और रिपोर्ट निकाल दे, फिर मैं आपके लिए प्रोडिक्शन करूंगा। अभी मैं कहूंगा इतना ही, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। हो गया। यूपीएससी ने क्या पूछा है? नीति आयोग कैसे अलग है योजना आयोग से? आपको ये सवाल पूछेगा। 25 में सवाल तो नहीं पूछेगा, क्योंकि जब बना था उसके बाद ही के वर्षों में पूछेगा। बेसिक डिफरेंस तो 18 में पूछा था, 15 मार्क्स का सवाल था। प्रोडिक्शन था, बस इस प्रोडिक्शन को आप अभी दिमाग में मत लाओ, तो इंटरिम डॉक्यूमेंट समझो। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या है अगला? आई थिंक आई फील अ लिटिल एग्जॉस्टेड, तो क्या करना है, ब्रेक लें या फिर कल पढ़ाएं? हाँ, कल करें? ठीक है, थैंक यू। गर्मी बहुत है, एसी से काम नहीं कर रहा है ठीक से, लग रहा है। अभी जितना करा दिया है, एक एक चाहो तो क्वेश्चन अगर करना है, लिखना है तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, लिख लो। बट नहीं लिखना है तो जितने भी क्वेश्चन कराया है उनका एक बार मेंटल राइटिंग करके आना, एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। जितने भी क्वेश्चन दिखाया है एक बार स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, मेंटल राइटिंग करना। ये मत सोचना तुमको पढ़ा नहीं, पढ़ाया नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो पढ़ने के बाद आ जाएगा। पढ़ना वढ़ना बहुत माया है, खुद से सीखो, कोशिश करो। ठीक, वैसा ही करना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है? थैंक यू, गुड नाइट।